जी, और बहुत मजे का था वो गुड़गांव। जब हम घर देखने के लिए गए थे तो जो ब्रोकर हमें दिखा रहा था तो हमने कहा भाई जरा यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी, बोले थाना इज देयर मैडम, वेरी गुड पुलिस फोर्स इज देयर। तो मैंने कहा जरा दिखाइए कहाँ है थाना। तो हमको थाने में लेकर गए और थाने में एक औरत बैठी छाती पीट के जोर जोर से रो रही थी। उसका 12-15-14 बरस का लड़का खड़ा था। तो हमने पूछा भाई क्या हुआ? तो थानेदार बोले कि मैडम इसके बेटे ने साइकिल चुराई थी। तो मैंने कहा भाई छोटा सा बच्चा है, थानेदार साहब छोड़ दीजिए। बोला मैडम हम तो कह रहे हैं जाओ, ये जाती ना है। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाती? मैंने बैंक क्यों नहीं जाती? तो बोली मैडम ये हमारे बेटे की पहली चोरी है। हम तो थानेदार साहब से कह रहे हैं हमसे पैसा ले लो साइकिल का, बेटे को साइकिल रख लेने दो, उसकी पहली चोरी अगर फेल हो गई तो दोबारा चोरी नहीं करेगा। तो ब्रोकर हमसे तुरंत कहता है सी मैडम how good the security is, how good the people are. मैं कहा yes Mr. Broker, yes indeed, it's very very good. तो महिलाओं के लिए सेफ था? मुझे तो बहुत ही सेफ लगा। तो एक प्राइवेट बस होती थी जिसपे गबरू लिखा हुआ होता था, तो मैं गबरू गाड़ी पे चढ़ गई। अब वो रात के 10-11 बजे हुए थे, सारे मर्दों से ही भरी हुई। तो आई वॉज दी ओनली गर्ल और मैंने ड्रेस पहना हुआ था, स्कर्ट। कुछ लड़कों ने जरा सा कमेंट किया ए किस गांव की छोरी से, वो समझे मैं समझूंगी नहीं। तो मैंने भी कहा मैं चक्करपुर गांव की छोरी हूँ। तो लड़का फिर नॉट टू बी आउटडन, तो तूने ये स्कर्ट क्यों पहन रखी है? तो मैंने कहा तूने पैंट शर्ट क्यों पहन रखी है? तू भी ताऊ की तरह पगड़ पहनेगा तो तेरे से मैचिंग फिर मैं भी घगरिया पहन के आऊंगी। तो ताऊ लोग खूब हंसे जोर से, यो छोरी ने सही जवाब दिया है तने लड़कों। और तो मुझे अपने पास बिठाया एंड इट वाज अ लवली जर्नी। 11-12 बजे हम घर पहुंचे, हमें कोई डर भी नहीं लगा। दुनिया सेफ ही है, हम लोग को अपने डर को निकालना होगा। अगर हम अलग अलग थलग थलग से हर किसी से खड़े रहेंगे, अगर कोई हमें जानेगा ही नहीं तो उसके लिए बहुत आसान है हमें मारना काटना या हमारे साथ कुछ करना। वी मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर। ये जो क्लास डिवाइड बनाई गई है कि हम अर्बन हैं, वो रूरल हैं, हम दिल्ली के हैं, वो हरियाणा के हैं, वो मर्द हैं, हम औरत हैं, वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो ये हैं, वो हैं। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी, हम में किसी में कोई फर्क है। हम औरतों को जब एक उंगली हम मर्दों की तरफ करते हैं तो 3 हमारी अपनी तरफ भी होती हैं कि हमने क्यों नहीं स्ट्रिक्ट स्टैंड हमेशा से लिया। तो एक बार जब मैं एक लड़के से बहुत देर तक बात करती रही तो बोला मैडम ऐसा है, मुझे थप्पड़ मार लो, बात मत करो मुझसे, आपकी बात ना सही जाए मुझसे। मैंने नहीं, मैं तुझे थप्पड़ नहीं मारूंगी, तेरा भेजा चाटूंगी। और कई बार तो मैं लड़के जैसे कहते थे ना चलेगी तू चलेगी, मैंने कहा नहीं तू चल ले मेरे साथ। तो मैं पकड़ के ले आती थी। अब हम थे स्कल्प्टर, अब मूर्ति कलाकार को तो धातु भी पिघालना होता है, वेल्डिंग भी करनी होती है, लकड़ी भी काटनी होती है, भट्टी भी जलानी होती है। चल भट्टी झोंक रहे हैं, तू लकड़ी लेके आ हमारे लिए, भट्टी फूंक हमारे साथ। अब तो कई लड़कों ने कहा कि मैडम हमें नहीं पता था आप ये सब कुछ करते हो। तो मैंने कहा तुम क्या समझ रहे थे हम क्यों अपने घर से निकलने हैं? तुम्हारी आई कैंडी बनने के लिए? बिल्कुल नहीं, हमारी एक अपनी जिंदगी है। क्योंकि हमारे लड़कों को भी एक बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। दे आर ऑल्सो इन द पेट्रियार्कल मोल्ड। उनकी जिंदगी भी आजाद नहीं है, उनको एक गलत किस्म की इमेज उनको बना दी गई है एंड दे कैन नॉट लिव अप टू दैट इमेज, सो दे आर ऑल्सो फॉरएवर इनसिक्योर। दे मे be living in patriarchy, but patriarchy is not a very happy situation for the boys either. Yes. Their level of performance expected from them, the boys cannot meet that kind of crazy expectation. Again, लड़के लड़की एक साथ रहते नहीं हमारे समाज में, segregated हमारा समाज है। एक साथ लड़के लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता, एक साथ लड़के लड़कियों को इश्क भी नहीं लड़ा। जब खेलने ही छुटपन में नहीं दिया था तो इश्क लड़ाने की कहाँ से परमिशन होगी? छुपा छुपा के इश्क लड़ाए जाते हैं, उसी में वायलेंट क्राइम्स भी हो जाती हैं। कोई लड़का घर जाकर किसी लड़की को परमिशन लेकर बाहर लेकर जाएगा तो उसको वापस लौटाना भी तो होगा उस लड़की को। अगर खुल्लम खुल्ला लड़के लड़कियों को मिलने दिया जाएगा, बातचीत करने दिया जाएगा, रिश्ते कायम करने दिया जाएगा, एक दूसरे को समझने का वक्त दिया जाएगा, तो ये जो वायलेंस मर्द औरतों के खिलाफ करते हैं वो जीरो पे आ जाएगी। बिल्कुल लिमिट्स हर समाज में होती हैं और जब खुल्लम खुल्ला होगा तो लिमिट्स होंगी, जब छुप के होगा तो कोई लिमिट ही नहीं होगी। बिल्कुल। जब आपके परिवार को पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं तो हु इज गोइंग टू लिमिट यू देन? यस। हमें तब नहीं पता था कि शाहरुख खान उस दौर में जिनको हम देख रहे हैं अच्छे लगते थे। शाहरुख खान उस वक्त भी फौजी में बहुत, लेकिन तब वो शाहरुख खान बन जाएंगे और तब नहीं पता था कि उस लड़की से हम इस तरह बैठ के बात करेंगे। जिंदगी कब कैसे घूम के कहाँ पहुँचती है किसी को नहीं मालूम होता। किसी को नहीं। शाहरुख बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, उसने थिएटर किया हुआ था। तो जो थिएटर के ट्रेन बच्चे होते हैं उनके पास टैलेंट तो बहुत होता ही है। बल्कि उसकी अम्मा ने मुझको फोन किया था, लतीफ फातिमा बहुत अच्छी लेडी थी, कि भाई तुम लोग फौजी के लिए कास्टिंग कर रहे हो तो मेरा बहुत ही हैंडसम बेटा है। तो मैंने कहा आंटी अगर हैंडसम है तो उसकी कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एक खास है कि औरतों को तो बहुत खूबसूरत होना होता है एक्ट्रेस बनने के लिए, मगर लड़का अगर बंदर की जैसी शक्ल का हो, हमारे दिलीप कुमार, और छोकरे जैसा लगता हो जैसे राजेश खन्ना जी, हैंडसम हो विश्वजीत जैसा, तो उसका कुछ
नहीं होगा। तो अगर आपका बेटा हैंडसम है तो आंटी उसको कुछ और करियर करा दीजिए, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर उसकी शक्ल बंदर किसी घोड़े जैसी हो तो भेजिए। बोला नहीं नहीं मेरा बच्चा तो बहुत ही हैंडसम है। मैंने कहा फिर आंटी टाइम मत बर्बाद कीजिए उसका। बोला अच्छा मैं भेज रही हूँ। तो उन्होंने शाहरुख को भेजा। मैंने जैसे ही देखा, मैंने उनको, काला वाला फोन होता था दफ्तर में, मैंने कहा आंटी मुबारक हो, आपके बेटे की शक्ल तो बिल्कुल बंदर जैसी है, ये बहुत सक्सेसफुल हीरो बन सकता है। तो शाहरुख ने पलट के कहा कि तुम भी तो बंदरिया जैसी लगती हो। मैंने कहा बिल्कुल लगती हूँ, मगर मैं औरत हूँ तो मैं तो कभी फिल्म लाइन में सक्सेसफुल हो नहीं सकती। तुम मर्द हो सकते हो सक्सेस, हमें तो बिल्कुल गुड़िया जैसा लगना होगा अगर हमें सक्सेसफुल होना है इस फिल्म लाइन में। ऐतिहासिक कुंभ नगरी से आप गुड़गांव आई और फिर गुड़गांव से आप कहीं और चली गई, डाउन साउथ। ये क्या जर्नी है? भाई जिंदगी तो एक सफर है और सुहाना ही होता है जहां तक हमने देखा है। और हम समझते हैं कि सफर में हमेशा रहना चाहिए। किसी एक जगह अगर बस जाते हैं तो हम फंस हो जाते हैं। जिंदगी में अगर बहुत ज्यादा ठहराव भी आ जाए, लोग कहते हैं ठहराव होना चाहिए, मैं कहती हूँ बहाव होना चाहिए। तो हमारे पिताजी भी घुमक्कड़ थे, हम भी उनकी तरह घुमक्कड़ ही निकले। इलाहाबाद से शुरुआत हुई, प्रयागराज है जो आज, हमारी तो शहर ने भी अपना नाम बदल लिया, हमारे शहर ने भी एक जर्नी कर ली जहां हम पैदा हुए थे, तो हम क्यों ना करें। इलाहाबाद से हम लोग आगरा आए, आगरा ताज की नगरी में आए, कुंभ की नगरी से, संगम की नगरी से ताज की नगरी आए। वहां पर हमारे पिताजी ने एक न्यूज़पेपर चलाया, सैनिक नाम था उसका। और सैनिक पालीवाल जी, कृष्णदत्त पालीवाल जी का शुरू किया हुआ पेपर था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो हमारी छोटे छोटे हम लोग प्रेस में जाया करते थे और छोटे छोटे क ख ग घ अक्षर होते थे जो लेटर प्रेस से सेट किए जाते थे ट्वीजर्स के साथ। हम उन छोटे छोटे अक्षरों से खेला करते थे, बड़ी बड़ी तलवारों से अखबार के कागज कटा करते थे। तो हमारा बचपन आगरा में उस प्रेस में बीता। सैनिक अखबार जो जो साप्ताहिक था वो छपता था, वहाँ हम रहे। और उसके बाद हम लोग दिल्ली आए, फिर दिल्ली से हम लोग गुड़गांव आए। गुड़गांव से हमारे माता पिताजी हैदराबाद को निकल गए, हम लोग उधर महाराष्ट्र को निकल गए। तो हमारे पूरे ख़ानदान को आदत है घूमने की, फिरने की, नई जगह जाने की। बल्कि एट द एज ऑफ 85 माय फादर मूव फ्रॉम गुड़गांव टू हैदराबाद एंड एवरीबडी वाज शॉक कि इस उम्र में आप जा रहे हैं। एंड दे लिव्ड इन अ प्लेस जहाँ कोई नहीं था। 125 विला बने हुए थे एक छोटे से गांव में, जिसमें एक इंसान नहीं रहता था। उसमें पहला घर था ये 85 ईयर ओल्ड कपल का, यू नो। आज वहां पर 100 परिवार बस गए हैं। तो कुछ लोग होते हैं, शायद ये हमारे खानदान के, हमारे दादा भी घुमक्कड़ थे, जर्मनी गए, जर्मनी से शुगर टेक्नोलॉजी सीख कर आए। तो ये हमारे, आई थिंक शायद ये जेनेटिक में। उससे पहले हम लोग कहाँ से आए होंगे? कोई कहता है कि हम उज़्बेकिस्तान की तरफ से आए थे, हम लोग कहाँ से, हम सब इंसान, हम सब घुमक्कड़ हैं। हमको डरा के धमका के बसाया जाता है, हमको ठस किया जाता है, हमारे पैरों में बेड़ियां बांधी जाती हैं और इन बेड़ियों को निकाल निकाल के हमें टाइम टू टाइम फेंकना चाहिए। और ये बहाव हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और ये बहाव लाइए, सब लाएं अपनी जिंदगी में। तो आप दिल्ली रहते थे, दिल्ली से फिर आप गुड़गांव शिफ्ट हुए? दिल्ली से हम लोग गुड़गांव शिफ्ट हुए क्योंकि हमारा अपना कोई घर तो था नहीं। हमारी पूरी जिंदगी किराए के घरों में कटी। हमारे अब्बा ने कभी घर ही नहीं खरीदा। उनकी इतनी जायदादें हुआ करती थी, जमींदार हम लोग हुआ करते थे, उन्होंने किसी जमीन के बारे में बॉदर ही नहीं किया। बोले जमीन से बड़ी मुसीबत कोई चीज नहीं होती थी, अब्बू कहते थे। तो उनके नाम की कितनी जमीनें तो निकल गई, किस किस के कब्जे में है, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। वो आजाद होना चाहते थे और उन्होंने किराए के घर में जिंदगी बिताई। अंत में जाके जब हमारी अम्मा रोई पीटी और उन्होंने खूब नखरा किया, तब मजबूरन हमारे अब्बू ने रो रो के, विलाप करके, कलह करके एक घर खरीदा गुड़गांव के डीएलएफ में। तो उसकी भी कहानी एक अजब है कि कैसे हम लोग बेघर थे। दिल्ली में हम कुछ अफोर्ड कर नहीं सकते थे। दिल्ली, और जो अफोर्ड कर पाते थे वो छोटा सा एक फ्लैट होता था, वो पीछे की उसकी एंट्रेंस होती थी, या सेकंड फ्लोर हमारे नसीब में आ रहा था जो हमारा बजट था। तो हमको आगे देखना पड़ा, गुड़गांव हमारी नज़र में आया और हमारे अम्मा अब्बू ने गुड़गांव में घर खरीदा। और ये जब जब मेरी शादी भी हो चुकी थी, बच्चा भी हो चुका था, यानी हम पूरी जिंदगी हम लोग बिल्कुल किराए के घरों में ही पले बड़े, क्योंकि सचमुच हमारे अब्बू को कोई लगाव ही नहीं था।
प्रॉपर्टी से। जब आप किराए का घर कहती हैं तो इस देश में लोगों को तो किराए का भी घर नहीं नसीब होता है। ये कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं, लेकिन जिस बैकग्राउंड से आप आती हैं वहाँ पर ये बात बहुत अजीब है कि आप किराए के घरों में रह रही थी, क्योंकि एक बहुत आपका इलेबरेट फैमिली है, बहुत अच्छा इतिहास है आपका, आपके परिवार का। हर इलेबोरेट फैमिली के कुछ गरीब रिश्तेदार भी तो होते हैं, या कह लीजिए कि कुछ सनकी रिश्तेदार होते हैं जो स्ट्रैपिंग्स में बिल्कुल पड़ते नहीं हैं, वो उनको त्याग देते हैं, उनको छोड़ देते हैं और सिर्फ आज़ादी की तरफ जाते हैं, ख्यालों की आज़ादी की तरफ जाते हैं, जो उनको करना है उसकी आज़ादी की तरफ जाते हैं। हमारे अब्बू भी कभी बंध नहीं पाए खानदान की बेड़ियों में कि आप एक इस खानदान से हैं, अब आपको ऐसे रहना होगा, ऐसे बोलना होगा, ऐसे जाना होगा, ऐसे करना होगा। वो तो नौकरी भी नहीं करते थे, कम्युनिस्ट हो गए थे और और बट उनको हमारी अम्मा से जब प्यार हुआ तो हमारी नानी ने शर्त लगाई कि भाई बिना नौकरी वाले लड़के से मैं तो अपनी बेटी की शादी करूंगी नहीं, कर लो तुम्हें जो करना है। तो हमारी अम्मा की वजह से अब्बू ने फैमिली की कंपनी में नौकरी की, और वो नौकरी भी क्या की उन्होंने, एचआर डिपार्टमेंट में लेबर वेलफेयर का काम किया। तो हमारे कम्युनिस्टों वाला काम। कम्युनिस्टों वाला काम किया उन्होंने। कैंटीन शुरू की जिसमें बैलेंस्ड मील्स दी वर्कर्स को, बोनसेस दिए वर्कर्स को हाउसिंग दी। ये कहाँ उन्होंने ये काम किया? इलाहाबाद में जीप फ्लैशलाइट जो इंडस्ट्रीज, अपनी ही कंपनी में, अपनी ही भाई की कंपनी में, और उसका इतना अच्छा फल हुआ मिला। जीप ने इतनी तरक्की की, इतना प्रॉफिट बनाया, और जीप का जो वर्कर था वो 4-4 महीने की तनख्वाह, 5-5 महीने की, साल की तनख्वाह बोनस में अपने घर लेके जाता था। तो आमिना मैं आपको बताऊं, हम बहुत छोटे थे और जीप कंपनी में नौकरी करने के लिए बहुत लोग सिफारिशें करवाने आया करते थे। मुझे याद है जी कि मेरे घरों में भी जब कोई ऐसे रिश्तेदार होते थे जिनको नौकरी चाहिए तो उनका ये ख्वाब होता था कि जीप कंपनी बहुत अच्छी है। जी, और थी भी, क्योंकि तो बिल्कुल वो आपके वालिद साहब का मेरे अब्बू इंटरवेंशन। की वजह से, क्योंकि बल्कि XLRI जो जेवियर्स लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर का, जो MBA कराता है, उसमें जीप की लेबर पॉलिसी पर एक पूरा चैप्टर हुआ करता था। और ये अब्बू की ही वजह से था, बिकॉज ही सेड अगर आपका वर्कर खुश नहीं होगा, कैपिटल तो है कैपिटलिज्म में, मगर वर्कर भी तो है, वर्कर के बिना कैपिटलिज्म कैसे काम करेगा आगे। वर्कर की सेहत, वर्कर की मानसिक और फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है। वर्कर के पास भी आपका कुछ पैसा जाना चाहिए। आप ज्यादा पैसा चलिए अपने पास रखिए, मगर कुछ तो ट्रिकल डाउन होना चाहिए। अगर मरता हुआ वर्कर होगा तो वो क्या काम करेगा। तो अब्बू ने वर्कर्स की ट्रेनिंग की, उनकी मोटिवेशन की, बेहतरीन खाना, यानी जीप की कैंटीन का खाना हम लोग तरसा करते थे कि अब्बू आज हमें कैंटीन में ले जाइए खाना खाने के लिए। इतना अच्छा खाना, बैलेंस्ड मील्स, फल मिला करता था, चिकन मिलती थी, फिश मिलती थी, सब्जियां मिलती थी, सलाद मिलता था, और रोटी अब्बू ने बंद कर दी क्योंकि वर्कर्स 10-10 रोटियां खाते थे जरा जरा सी सब्जी और गोश्त में छुआ के। अब्बू ने रोटियां कर दी कि तुम्हें सिर्फ 4 रोटियां मिलेंगी, मगर तुम सब्जी खाओगे, दही खाओगे, दाल खाओगे। तो पहले वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया कि साहब आपने तो हमारी रोटी पे ताले लगा दिए। बोला मगर और चीजों के तो ताले खोल दिए ना मैंने। तो ये पूरी ट्रेनिंग की, वर्कर्स का वेट लिया, जो डेंजरसली अंडरवेट थे, जो अंडरवेट थे उन सबको एक्स्ट्रा अंडे दिए गए, उनको दूध दिया गया, उनका वेट नॉर्मल पे लाया गया। He really did the things that he wanted to, and as a result, the Jeep worker was so loyal. He was so happy to be a part of this Establishment. this establishment, and not just the work. It was a very non-toxic working environment. It was a very good working environment. It was an environment as it should be, you know, almost an ideal situation my father succeeded in creating, which is really amazing. वरना बाकी कम्युनिस्ट तो खाली झंडा लेकर इधर उधर अपना करते हैं, पर यहाँ एक कम्युनिस्ट कैपिटलिज्म के गढ़ में घुस के अपनी ही कंपनी में उसने ऐसी पॉलिसीज शुरू की जिससे उस कंपनी को भी बहुत फायदा मिला, उसके वर्कर को भी फायदा मिला, पूरे इलाके को फायदा मिला। How amazing. इट इज ट्रूली अमेजिंग, Yeah. इट्स ट्रूली अपने अमेजिंग। वालिद साहब का नाम तो बताइए। अहमद रशीद शेरवानी हैं, जी, और मशहूर नाम है, जानते हैं लोग उनको, इसलिए मैं दर्शकों के लिए चाहती थी आप लें उनका नाम। फिर वहाँ से आप गुड़गांव, वहाँ से आगरा से हम लोग दिल्ली आए, और दिल्ली में हम लोग 71 में आए, और 71 से लेके 88-89 तक हम लोग दिल्ली में रहे, और 90 में फिर अम्मा अबू ने गुड़गांव में घर खरीदा और शिफ्ट हुए। फिर 93 में उनके पीछे पीछे पिछलग्गू बिटिया की तरह मैंने भी घर खरीदा 93 में, और हम लोग वहाँ 90 मतलब 89 और 93, उस दौर में आप गुड़गांव में वहाँ क्या था तब? कुछ भी नहीं था, और यही तो मजा था।
मैं ये नहीं कहूँगी कुछ भी नहीं था, सब कुछ था। झीलें थीं, पानी था वहाँ पर खूब सारा, खूबसूरत पहाड़ थे, प्यारे-प्यारे गाँव थे, हर गाँव में उसका एक पोखर था, सुल्तानपुर की झील थी और जानवर इतने सारे थे, बड़े-बड़े हमें खरगोश, वो ब्राउन कलर वाले खरगोश हमारे प्लॉट के आगे थे, बिच-खबड़े थे, साँप भी होते थे। इट वाज़ बया होती थी, इतने बया के घोंसले थे वहाँ पर, तितलियाँ इतनी ज़्यादा थीं। गुड़गाँव बहुत ही खूबसूरत, और सरसों के खेत वगैरह भी हम लोग को साइड में जो ज़मीनें नहीं बिकी थीं, डेवलप नहीं हुई थीं, प्लॉटिंग नहीं हुई थी, वहाँ पर सरसों के खेत भी बीच-बीच में हम लोग को दिख जाते थे, गेहूँ के खेत दिखते थे। बहुत ही खूबसूरत था। अरावलीज़ हैं पूरी, झीलें हैं बहुत सारी, धौज की झील हुआ करती थी, बहुत ही खूबसूरत गुड़गाँव था। और इतना नेचर था वहाँ। बहुत था, बहुत था। और लोग बहुत मधुर प्यारे थे, अपने तरीके के लोग थे। मुझे याद है एक वाक़या, जब गुड़गाँव में मैं अपना कंस्ट्रक्शन कुछ करवा रही थी, तो सरिये का मेरा ट्रक रात के वक़्त में ही आते हैं, दिन में आने नहीं देते। तो धर्म कांटे पे जाके उनको वे करना होता है कि जितना सरिया कहा है उतना सरिया आ रहा है कि नहीं। रात के 1:30 बजे वो फ़ोन आया कि आ गया है, तो मैं गई धर्म कांटे पे, तो वहाँ पर कुछ हरियाणवी लड़के अपने लेदर जैकेट में ना, मैचो मैन, जिनको बहुत भयानक बताया जाता, तो वो खड़े थे। तो मैं अपनी कॉलेज चलाती हुई गई थी, कूदी मैं अपनी कॉलेज से बाहर और ट्रक के ऊपर चढ़ के मैंने चेक किया धर्म, तो सारे लड़के यूं मुझको देख के एक दूसरे से सिमटने लगे, डरने लगे कि भई कौन सी लेडी आ गई है रात में, ये कौन आ गई है, कहीं चुड़ैल तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। इतना बेचारे सहमे हुए से थे कि मेरा तो जो डर अगर होता भी, तो मेरा तो कोई डर हुआ ही नहीं मुझे, कि लड़के बहुत स्वीट कोमल से, जैसे रूरल लोग हुआ करते हैं। 90 की दशक में, अर्ली 90 और लेट 80s में गुड़गांव के लोग ऐसे हुआ करते थे। शराब भी इतनी ज़्यादा हर कोने में वहाँ पर नहीं थी, और हद ये होती थी कि वे जूस पीते थे, लस्सी पीते थे। बहुत सी जो बातें बाद में आई गुड़गांव में, वो उस वक्त नहीं थी। एंड हम लोग बहुत अच्छी तरह से खुशी से वहाँ रहे, बिल्कुल। तो महिलाओं के लिए सेफ था। मुझे तो बहुत ही सेफ लगा। बल्कि एक वाकया है कि रात को मैं दिल्ली से लौट रही थी, तो कोई बस भी नहीं चलती थी, मेट्रो तो था ही नहीं। डीटीसी की कुछ इक्की दुक्की बसें आती थी जो दिल्ली से हरियाणा तक चलती थी, वो मुझे मिली नहीं। तो एक प्राइवेट बस होती थी जिस पे गबरू लिखा हुआ होता था, और उसका ड्राइवर पर्पल कलर की शर्ट और लाल रंग का अपने गले में बांध के, और बिल्कुल ज्यूं 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 चलाता हुआ गाड़ी को टॉप स्पीड पे चला करता था, गबरू गाड़ी। तो मैं गबरू गाड़ी पे चढ़ गई। अब वो रात के 10-11 बजे हुए थे, सारे मर्दों से ही भरी हुई थी, लेडीज आमतौर पे निकलती नहीं, वो तो कहीं पे भी नहीं निकलती हैं हमारे देश में, और आज से 30 साल पहले तो कोई भी नहीं। तो आई वॉज दी ओनली गर्ल, और मैंने ड्रेस पहना हुआ था, स्कर्ट पहनी, शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था, टाइट्स पहनी हुई थी, बाल मेरे इससे भी बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो मैं चढ़ गई बस पे, तो वहाँ के कुछ बुढ़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, हरियाणवी अपने पगड़ पा के, कुछ जवान लड़के अपने पैंट शर्ट में थे। तो कुछ लड़कों ने जरा सा कमेंट किया, ये किस गांव की छोरी से, वो समझे मैं समझूंगी नहीं। तो मैंने भी कहा मैं चक्करपुर गांव की छोरी हूँ। तो एकदम से लड़के बोले, तो लड़का फिर नॉट टू बी आउटडन, तो तूने ये स्कर्ट क्यों पहन रखी है? तो मैंने कहा तूने पैंट शर्ट क्यों पहन रखी है? तू भी ताऊ की तरह पगड़ पहनेगा तो तेरे से मैचिंग मैचिंग फिर मैं भी घगरिया पहन के आऊंगी। तो ताऊ लोग खूब हंसे जोर से, यो छोरी ने सही जवाब दिया है तने लड़कों। और तो मुझे अपने पास बिठाया, और इतने अच्छे अच्छे आल्हा रस के गाने, झांसी की रानी जो ब्याई जो आई झांसी की रानी से कुछ कर करके गा के मुझे सुनाए। एंड इट वाज अ लवली जर्नी। 11-12 बजे हम घर पहुंचे, हमें कोई डर भी नहीं लगा। एंड आई हैव फाउंड कि दुनिया सेफ ही है, दुनिया सेफ ही है। हम लोग को अपने डर को निकालना होगा। अगर हम अलग अलग थलग थलग से हर किसी से खड़े रहेंगे, अगर कोई हमें जानेगा ही नहीं, तो उसके लिए बहुत आसान है हमें मारना काटना या हमारे साथ कुछ करना। अगर हम हर किसी के साथ एक दोस्ती का हाथ, एक प्यार का हाथ, या एक इंटरेक्शन का हाथ भी, जैसे उन लड़कों को तो मैंने इंटरेक्शन किया ना, अगर सपोज मैं चुप खड़ी रहती या मैं उनको ऐसी नजरों से देखती, तो फिर मुझे नहीं पता उनका क्या रिएक्शन होता। क्योंकि मैंने उनको एक नेचुरल रिएक्शन दिया, जो मेरा बिल्कुल फटफट सा नेचुरल रिएक्शन था। मैं क्यों सुनूं भाई किसी की? तुमने मुझसे कुछ कहा है, तुम अगर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनोगे तो मैं भी पहनूंगी। तो आई फील हमें इंटरेक्शन से डरना नहीं चाहिए। कभी कभी उल्टा भी पड़ सकता है, जान के लाले भी पड़ सकते हैं, वो तो खैर कभी भी पड़ सकते हैं। वी मस्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ये जो क्लास डिवाइड बनाई गई है कि हम अर्बन हैं, वो रूरल हैं, हम दिल्ली के हैं, वो हरियाणा के हैं, वो मर्द हैं, हम औरत हैं, वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो ये हैं, वो हैं, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी, हम में किसी में कोई फ़र्क है।
मुझे नहीं लगता। ये फ़र्क हम लोग को सिखाया जाता है और इसकी वजह से हम लोग डर के अपने-अपने कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं और निकलते नहीं। पूर्वाग्रह पैदा किए जाते हैं। बिल्कुल। और फिर हम निकलते नहीं अपने कंपार्टमेंट से और फिर वाक़ई वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनने लगते हैं और वाक़ई वो भयानक हुए चले जाते हैं। फिर वाक़ई हम एक-दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं और वाक़ई हम एक-दूसरे को मारने को और एक-दूसरे को ख़त्म करने के लिए एक-दूसरे के खून के प्यासे से हो जाते हैं बिकॉज़ वी डोंट नो ईच अदर। If you don't know each other, it's very easy to hate each other, you know? Yeah. When you know somebody, no matter how awful he or she is, it's very difficult to hate somebody. You will find something good in them, you know? True. बिल्कुल। That's a fact of life. तो आपने उस दौर का डीएलएफ और उस दौर का इलाका जो पूरा हरियाली और नेचर से भरा हुआ था वो देखा। जी, जी और बहुत मज़े का था वो गुड़गाँव। जब हम घर देखने के लिए गए थे, तो जो ब्रोकर हमें दिखा रहा था, तो हमने कहा, "भई ज़रा यहाँ दुकान है, क्या है?" तो बोला, "हाँ मैडम, पूरा शॉपिंग मॉल है यहाँ पर।" वो हमको लेकर गए जो शॉपिंग प्लाज़ा है अब डीएलएफ का, बना तो हुआ था बिल्कुल भूता बिल्डिंग, कुछ भी नहीं था उसमें। एक आदमी एक तख़्त लकड़ी का लेके बाहर बैठा था, उसमें फफूंदी लगी हुई सड़ी ब्रेड थी और अंडे थे जो लगता था हम चूज़े इनमें से अब निकले, पता नहीं कितने पुराने अंडे थे। बोला, "मैडम सी शॉप, एवरीथिंग इज़ देयर, द ब्रोकर इज़ टेलिंग मी।" मैंने कहा, "अच्छा भाई साहब।" हमने उनसे पूछा, सेफ्टी सिक्योरिटी? बोले, "थाना इज़ देयर मैडम, वेरी गुड पुलिस फोर्स इज़ देयर।" तो मैंने कहा, "ज़रा दिखाइए कहाँ है थाना?" तो हमको थाने में लेकर गए और थाने में एक औरत बैठी छाती पीट के ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। उसका 12, 15, 14 बरस का लड़का खड़ा था, यूँ बिल्कुल रुआँसा सा हुआ। तो हमने पूछा, "भई क्या हुआ?" तो थानेदार बोले कि मैडम इसके बेटे ने साइकिल चुराई थी। तो मैंने कहा, "अरे भई छोटा-सा बच्चा है थानेदार साहब, छोड़ दीजिए। माँ बेचारी रो रही है, जाने दीजिए, हिदायत कर दीजिए, थोड़ा बहुत डरा धमका दीजिए।" बोला, "मैडम हम तो कह रहे हैं जाओ, ये जाती ना है।" तो मैंने कहा, "क्यों नहीं जाती?" मैंने कहा, "बहन क्यों नहीं जाती?" तो बोली, "मैडम ये हमारे बेटे की पहली चोरी है। हम तो थानेदार साहब से कह रहे हैं हमसे पैसा ले लो साइकिल का, बेटे को साइकिल रख लेने दो, उसकी पहली चोरी अगर फेल हो गई तो दोबारा चोरी नहीं करेगा।" वहाँ पर हमारा नाथूपुर गाँव जो था वो फेमस था चोरों के गाँव के नाम से। तो बच्चा अगर फेल हो जाता था चोरी में तो उसका पूरा करियर तबाह हो जाता। तो माँ छाती पीट के ये कह रही थी, "मेरे बच्चे की चोरी को सफल होने दो, मैं तुमको उस साइकिल के पैसे भी देने को तैयार हूँ, बच्चे का दिल ना तोड़ो।" तो ब्रोकर हमसे तुरंत कहता है, "सी मैडम, हाउ गुड द सिक्योरिटी इज, हाउ गुड द पीपल आर।" मैं कहा, "यस मिस्टर ब्रोकर, यस इंडीड, इट्स वेरी वेरी गुड।" एंड देन आई सेड, "यहाँ पर और कोई इंसान भी रहता है?" तो बोले, "यस मैडम।" तो जो जितने भी खाली प्लॉट और घरों के बीच में एक घर में वो हमें लेकर गए। अब तक रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, लाइट चली गई एकदम से। तो हमने घंटी बजाने की कोशिश की तो जाहिर है घंटी तो बजी नहीं। हमने फिर ठक ठक पीटा। एक साहब निकल के आए, वो बोलता है, "अंकल जी हेलो जी, इसी आई ब्रॉट।" तो बोलता है, "एवरी डे यू ब्रिंग समबडी टू मीट मी, आई एम फेड अप ऑफ यू।" तो बड़े खड़ूस से साहब बाहर निकल के आए लालटेन लेकर, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो मैंने पूछा, "सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू एंड हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ब्रोकर साहब लेकर आए हैं कि यहाँ कैसी है जिंदगी रहने के लिए?" तो बंगाली जेंटलमैन थे, ऊपर से नीचे मुझे देख के कहते हैं, "इफ यू हैव नो वेयर टू गो देन कम हियर।" और ब्रोकर कहता है, "सी मैडम, हाउ वंडरफुल इट इज टू लिव हियर।" मैंने कहा, "यस मिस्टर ब्रोकर।" तो दिस वाज एन अमेजिंग ब्रोकर, व्हाट अ कैरेक्टर ही वाज। एंड यस, वी हैड नो वेयर टू गो, वी हैड नो होम। घोसला का घोसला याद आ रही है। बिल्कुल, but it was no fraud. It Yes, was of no course, fraud of at all. But it was absolutely amazing, and we had no where to go. So we came to Gurgaon, and हमने घर लिया because सचमुच हम कहीं पे भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे घर। गुड़गांव हमारी किस्मत पे था और ये ब्रोकर का अल्लाह भला करे जो हमको यहाँ लेकर आया था, और इन साहब का भी भला करे जिन्होंने हमको इतनी अच्छी एडवाइस दी कि अगर कहीं नहीं है जाने को तो यहीं आ जाओ। हम उनकी एडवाइस पे पहुँचे एंड उसके बाद गुड़गांव तो ने तो कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ऐसा लगता है कि गुड़गांव से बड़ी मिलेनियम नगरी कोई नहीं है। प्रोग्रेस जितनी गुड़गांव में हुई कहीं हुई नहीं उतनी पूरे हिंदुस्तान में। प्रॉपर्टी के रेट्स जैसे गुड़गांव में बढ़े कहीं नहीं बढ़े। जापान को छोड़ के, टोक्यो को छोड़ के आप गुड़गांव की प्रॉपर्टी को कहीं से मैच कर लीजिए। 100 CR के, 130 CR के फ्लैट्स बिक रहे हैं, जमीन भी नहीं सोचो, सिर्फ फ्लैट बिक रहे हैं। ओनली फ्लैट। So Gurgaon sort of sold a dream to everybody, and the dream did partially come true. That dream did in many ways come true. हमने सोचा नहीं था कि गुड़गांव इतनी तरक्की करेगा। थोड़ी सी गलत किस्म की तरक्की भी हो गई हमारी, बट तरक्की नेवरदलेस तरक्की होती है। बहुतों की जिंदगी बनी है गुड़गांव में। आमिना,
आपसे बात करने का मकसद यही था कि आपने बहुत कॉन्ट्रास्ट देखा, गुड़गांव को वो शक्ल जो हम लोग जानते ही नहीं है, और फिर मिलेनियम सिटी। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रही थी, एक यूट्यूब पर पाकिस्तान का यूट्यूबर था, और वो साइबर हब वगैरह का तस्वीर उन्होंने चलाई, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का ये शहर है, ये कोई एआई जनरेटेड नहीं है, और ये गुड़गांव इसका नाम है, और यहाँ सच में लोग रहते हैं, और इंडिया ने देखो कितनी तरक्की कर ली है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सोच करके। लेकिन हम सब लोग जिस गुड़गांव को जानते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, सड़कें नहीं हैं, पेवमेंट्स नहीं हैं, और साइबर हब को छोड़ के, या जो डीएलएफ का गुड़गांव है उसको छोड़ के बाकी देखें तो बदहाली का आलम है। लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सब बहरहाल, तो मैं चाहती थी कि इस कॉन्ट्रास्ट पे हम लोग बात करें कि वो गुड़गांव और आज आपने गुड़गांव छोड़ दिया, तो ये जो जर्नी है गुड़गांव में, वक्त कैसा गुजरा, सेफ्टी, सोसाइटी कैसी मिली आपको, और फिर उसके बाद छोड़ने के बाद? गुड़गांव में हमने तो बहुत मज़ा किया है। हम लोगों ने एक तरह से, हम लोग जब आए यहाँ, ज़ाहिर है जिस हाल में हम लोग आए कुछ भी नहीं था गुड़गांव में उस वक्त, दुकान तक नहीं थी जैसा मैंने बताया, या तो हमें दिल्ली जाना पड़ता था, या गुड़गांव शहर जो कि हमसे 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर आगे दूर पड़ता था। हम लोग तो इन द विल्डरनेस, हम गुड़गांव शहर में थोड़ी थे। गुड़गांव शहर और उसका सिविल लाइन्स तो हमसे आगे था, तो वहाँ पे हम जाते थे। तो हम कुछ, वहाँ पे भी एक सदर बाज़ार है, वहाँ पे भी सिविल लाइंस है, तो वहाँ जाना पड़ता था, या पीछे हमको दिल्ली जाना पड़ता था, यहाँ तक आना पड़ता था। यूसुफ सराय या ये मार्केट्स हमको करीब पड़ते थे, तो महीने का राशन यहाँ से लेके जाना पड़ता था। मगर धीरे धीरे करके दुकानें भी खुली, हॉस्पिटल खुले। सबसे अच्छा हॉस्पिटल हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल था एक, वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल खोला गया। मैं दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटलों से तो लाख दर्जे बेहतर था वो। बहुत अच्छे डॉक्टर सचदेव थे जिन्होंने उसको खोला, बड़ी अच्छी मंशा से खोला। बहुत अच्छी केयर भी हम लोगों को वहाँ मिली, बेहतरीन स्कूल भी आए क्या गुड़गांव। नाम था हॉस्पिटल का? प्रिवाट हॉस्पिटल, PRIVAT, प्रिवाट कहते थे वो उसको। उनकी बीवी वॉज अ फॉरेनर, ही वॉज अ सिख जेंटलमैन, ही मैरिड अ फॉरेन लेडी, एंड वो क्या सफाई उस हॉस्पिटल में रखती थी, क्या नर्सेज, उनकी सारे नर्सेज के लिए उन्होंने वहीं पे क्वार्टर्स बनाए थे रहने के लिए, सब केरला की बहुत प्यारी नर्सेज। सो एक्सलेंट नर्सिंग, very good doctors, you know, and Dr. Sachdev was not hungry for money. Of course, you had to pay money to be in the hospital, but he was not hungry for money. He would not do any ghaplas for money. He would never do any insurance scams for money. Very good care of all of us in that hospital. Excellent doctors, you know. We felt absolutely safe. हमको कोई डर नहीं लगता था अस्पताल जाने में कि भी बीमार पड़ेंगे तो चैन से अपना हॉस्पिटल है। उसके बाद तो फोर्टिस और ये सब कुछ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आए, मगर जैसा हमारा प्राइवेट था वैसा हमें कोई हॉस्पिटल कभी नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं मिला, सिवाय गुड़गांव में मिला। और गुड़गांव में जो ख़ास बात थी कि गुड़गांव अडेप्ट करता है, गुड़गांव एक्सेप्ट करता है। एक ओपन माइंडेडनेस जो वहाँ के लोगों में मिली हम लोगों को, हमें कभी नहीं लगा कि हम अजनबियों के बीच में आ गए हैं। मतलब मैं गुड़गांव को कभी छोड़ ही नहीं सकती। मैं फिजिकली मैं गुड़गांव से चली जाऊं, मगर मेरा दिल हमेशा गुड़गांव में रहेगा। You know, I really love Gurgaon. It has given me so much. जिस तरह की इंडस्ट्री को भी इन लोग ने प्रमोट किया, इंडस्ट्री यहाँ पर आई, पूरी मारुति आई यहाँ पर, मारुति की सारी एंसिलरीज आई, काम धंधा हम लोगों को इतना ज़्यादा मिला वहाँ से, बच्चों के स्कूल खुले, पड़ोस हमारा बना, एक एक करके इतने इंटरेस्टिंग लोग आए वहाँ पर। हम जैसे बहुत से लोग आए जो बहुत अमीर नहीं थे, जिनको कहीं घर नहीं मिल रहा था, टीचर्स आए, प्रोफेसर्स आए, डॉक्टर्स आए, लॉयर्स आए। आज के ज़माने में तो गुड़गांव में बहुत मनीड लोग आ रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच कर आ रहे हैं, मगर शुरू के दौर में हम लोग कुछ बेच कर नहीं आए थे, हम गुड़गांव में आके ही खरीद रहे थे। We were buying in Gurgaon, we were paying installments in Gurgaon, you know, we were not flush with money. This was our first property that we were buying, and Gurgaon made that possible for us. So Gurgaon has contributed to so many people's lives. It has enriched us and made us rich monetarily. मतलब काम धंधे से लेके प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन और एक अच्छी क्वालिटी लाइफ हम लोगों को गुड़गांव में मिली। आबो पानी अच्छा मिला, हवा अच्छी मिली, अरावली पहाड़ियाँ मिली, जो कि दिल्ली कंजेस्टेड हो गया था। तो गुड़गांव was an amazing experiment. We went a little wrong in the sense कि too much हो गया। वो तो हिंदुस्तान में हमारी पॉपुलेशन की प्रेशर की वजह से
और भेड़ चाल भी बन भेड़ चाल के सब अब गुड़गांव में आ गए तो सभी लोग आ जाएंगे कि ये भी होता है। नई जगह जाने से लोग डरते हैं, जो बस गई सिर्फ वहीं जाना चाहते हैं। एक ये भी प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग आए थे जब वो नई बसी थी, अगर लोग और डायरेक्शंस में चलते तो दिल्ली के चारों तरफ कई सारे गुड़गांव बस चुके होते, ऑल अराउंड दिल्ली इन अ रेडियस ऑफ 200 kilometers we could have had staggered development, more gentle development instead of it just having to be concentrated. एंड हेल्दी बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। हेल्दी बैलेंस हो जाता। मगर यस, भेड़ चाल जो आपने कहा, हम हिंदुस्तानियों की भेड़ चाल तो है, एक ने ऑटो खरीद लिया तो पूरा गांव ऑटो खरीद लेगा। अब ऑटो में चलने वाले लोग नहीं है, ऑटो हर किसी के पास हो गया। एक का बेटा इंजीनियर तो सबके सभी बेटे। इंजीनियर, पता उसका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, या उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट नहीं जी इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बन जाना है। दैट्स ये भेड़ चाल भी आई थिंक अगर हम हिंदुस्तान के लोग थोड़ी सी ओरिजिनल थिंकिंग, थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग, थोड़ी सी रिस्क और लें। हमने गुड़गांव जाके रिस्क ही तो ली। कुछ भी नहीं था, ना मेट्रो थी, ना बसें थी, कुछ भी नहीं था। जब आप यहाँ शिफ्ट हुए, आपके पेरेंट्स यहाँ शिफ्ट हुए, उससे पहले आप गुड़गांव को जानती थी? बिल्कुल नहीं जानते थे। हम सिर्फ सुल्तानपुर झील को जानते थे। अच्छा। हम धौज झील को जानते थे क्योंकि हम लोग स्कूल ट्रिप्स पे यहाँ जाया करते थे या पिकनिक मनाने जाया करते थे। दिल्ली वाले पिकनिक मनाने के लिए तुगलकाबाद आ जाते थे उन फोर्ट्स पे अपनी पिकनिक बास्केट लेके, या सुल्तानपुर झील चले जाते थे, या सूरज कुंड हम लोग जाते थे, या धौज की झील हम लोग जाते थे रॉक क्लाइंबिंग के लिए। तो ये हमारा। और जब बड़े हुए तो हम लोग सब बियर पीने के लिए गुड़गांव जाया करते थे क्योंकि दिल्ली में मिलती नहीं थी और गुड़गांव में ओपन थी। तो जैसे एज वी ग्रू ओल्डर तो बदमाशी करने के लिए भी हम लोग गुड़गांव आया करते थे। तो ये था, गुड़गांव वाज आवर प्लेस टू गो फॉर छुट्टी, फॉर मौज मस्ती। हमने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हम गुड़गांव में आके रहेंगे। रिहाइश की नजर था भी नहीं, कोई कॉलोनीज नहीं थी, कुछ नहीं थी, सिर्फ गांव थे छोटे छोटे और एक सिविल लाइंस था। तो देयर वाजंट प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटीज इन गुड़गांव। सो दिस इज हाउ गुड़गांव वाज। तो ये रिश्ता था हमारा गुड़गांव से। और बाद में फिर हमने सोचा नहीं था कि हम कभी गुड़गांव में आके रहेंगे। अभी थोड़े दिन पहले जब श्याम बेनेगल साहब गुजर गए तो भारत एक खोज का जो सीरियल था उसका बड़ा जिक्र हुआ। हम तो बचपन हमारा था, छोटे स्कूल में थे हम लोग तब वो आता था और हम एकदम रिलीजियसली उसको बैठ के देखते थे। It was an amazing serial. पता चला कि उसकी सारी जो शूटिंग है जो महाभारत के टाइम का और बाद का भी, वो सब उन्होंने गुड़गांव में ही शूट किया। तो इतनी खुली जगह थी, इतना खुला स्पेस था वहाँ पे, बहुत था। वो हम लोग ने भी जब फौजी बनाया तो हमको अपने बचपन के दिन याद आए कि खुली जगह कहाँ है। खुली जगह गुड़गांव में है। दिल्ली में तो आप शूटिंग कर नहीं सकते, वो वॉर सीक्वेंसेस की और बॉम्ब गिराने की और ये सब चीजों की तो आप कर ही नहीं सकते। फौजी की शूटिंग भी गुड़गांव में की। फौजी की बहुत सारी शूटिंग धौज की झील में हुई थी। गुड़गांव फरीदाबाद जो रोड हुआ करती थी उस पर हुई थी, क्योंकि वहां ना ट्रैफिक होता था ना कुछ होता था, जंगल जंगल थे और वो शामलात की जमीन होती थी, किसी एक इंसान की थी नहीं, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। वहीं पर हम लोग ने बहुत से, हम तो वहीं घूमे थे अपने रॉक क्लाइंबिंग के दिनों पे और बाकी दिनों पे और घूमने फिरने के। तो हमने कहा कि भी चलो यहीं पे शूटिंग कर लें हम लोग। अमीना, आपको पता है आप तो मेरी रोल मॉडल हैं बचपन से। ऐसा मत कहिए, मैं तो इतनी बदमाश हूँ। अगर मैं रोल मॉडल हो गई तो फिर भारत की लड़कियों का क्या होगा। अभी जब आप बता रही थी कि वो हरियाणा के उन लड़कों को आपने ठीक कर दिया उनकी जबान में जवाब देके, मुझे याद आ रहा था फौजी सीरियल में जब शाहरुख खान आपको सीटी बजा करके थोड़ा छेड़ते हैं तो आप हाथ ऐसे रख के जाती हैं और उनके चेहरे पर जा करके उनकी सिट्टी पिट्टी गुम कर देती है, सीटी बजाती है। ये हमने शाहरुख खान के साथ नहीं, हम हर लड़का जो बदतमीजी करता था हमारे साथ या किसी और लड़की के साथ मेरे सामने, तो मैं तो उनको पकड़ के जॉन की टोन सुनाती थी। और मैं आज सब लड़कियों से यही कहूंगी कि बाद में 50 साल बाद जब तुम बूढ़ी हो गई हो तो मी टू में बोलने की क्या जरूरत है। जिस वक्त जो मर्द तुम्हारे साथ जो गंदी हरकत करने की कोशिश करे उस वक्त उसको मुंह तोड़ जवाब दो, एक ह्यूमर के साथ जवाब दो, एक अपने आप को पावरफुल बना के जवाब दो। मे बी यू आर जूनियर टू हिम, मे बी यू आर पावरलेस इन फ्रंट ऑफ हिम, बट आप वो सारी इक्वेशंस को अगर हटा देंगी कि वो आपके बॉस हैं और वो आपके ये हैं, दोनों एक इंसान हैं। हो सकता है वो 5 फुट 10 इंच का है, आप 5 फुट 4 इंच की हैं, हो सकता है वो 70 किलो का है, आप 60 किलो की हैं। फर्क इतना सही तो है। कोई वो इतना बड़ा अजदहा नहीं है, कोई वो इतना बड़ा नहीं है आपसे कि वो आपको कुछ भी कर लेगा। अगर आप ऊंच नीच है भी तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और आप तुरंत दीजिए, और आप उसको वायलेंटली भी जवाब मत दीजिए, एक अपने ह्यूमरस अंदाज में दीजिए और उसको समझा दीजिए कि आप ये बकवास लेने वाली नहीं हैं। चाहे वो कोई भी हो, आपको वो रोल ऑफर कर रहा हो या जॉब ऑफर कर रहा हो या आपकी नौकरी जाए, आपकी इज्जत और आपका सेंस ऑफ सेल्फ सबसे बड़ी चीज है आपके लिए। अगर वो आपने कभी कॉम्प्रोमाइज किया
तो उसके बाद आप अपने आप को तो कभी फेस कर नहीं पाएंगी। नौकरी जाएगी और आ जाएगी, मगर अगर आपकी सेल्फ वर्थ आपकी नजरों में गिर गई कि आपको किसी के साथ ये डर के करना पड़ा कि मेरी नौकरी, मत डरिए। अगर आप गरीब भी हैं तो मत डरिए, देश में गुरुद्वारे हैं, आप जाकर लंगर खा के भी जी सकती हैं। ऐसी रोटी जो आपको इन शर्तों पे दी जा रही है, इस रोटी की किसी को कोई जरूरत नहीं है। और औरतों ने तो रोटी क्या, उन्होंने तो नेम के लिए, फेम के लिए, फिल्मों में रोल के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए ये सब कुछ किया है। तो हम औरतों को जब एक उंगली हम मर्दों की तरफ करते हैं तो 3 हमारी अपनी तरफ भी होती हैं कि हमने क्यों नहीं स्ट्रिक्ट स्टैंड हमेशा से लिया। तो इसी अंदाज में फौजी सीरियल हो या कहीं पर भी हो, मैंने जिंदगी में हमेशा उसी वक्त किसी चीज का जवाब दिया है और फिर बाद में आई हैवंट बॉदर्ड। ये नहीं कि अब 6 महीने बाद जाके मैं उस पर रो, अब जो हो गया उस वक्त अगर मैं जवाब, अब हर किसी को तो हर वक्त जवाब नहीं दिया जा सकता ना। यू आर बिजी, यू आर गोइंग समवेयर, if you cannot reply, forget it, move on with your life. Whenever you have the slightest bit of time, reply right at that very moment, reply in good style, reply with boldness, reply without fear, but reply that you are not going to accept this behavior. And after that, बहुत से मर्दों को जिनको मैंने डांटा है और डराया, मैंने बैठ के उनसे दोस्तियां भी की हैं। आफ्टर ऑल हैं तो हमारे अपने ही, भाई हमारे जन्मे हुए ही ये लड़के, हमारे भाई हैं, हमारे बाप हैं, हमारे पड़ोसी के भाई हैं, पड़ोसी के बाप हैं, पड़ोसी के बेटे हैं। तो एक बार जब मैं एक लड़के से बहुत देर तक बात करती रही तो बोला, मैडम ऐसा है, मुझे थप्पड़ मार लो, बात मत करो मुझसे, आपकी बात ना सही जाए है मुझसे। मैंने नहीं, मैं तुझे थप्पड़ नहीं मारूंगी, तेरा भेजा चाटूंगी कि तू ऐसा क्यों करता है, तू क्या समझता है कि एक औरत क्यों अपने घर से निकलती है, तेरी आंखों को सेकने के लिए हम नहीं निकल रहे। और कई बार तो लड़के जैसे कहते थे ना, चलेगी तू चलेगी, मैंने कहा नहीं तू चल ले मेरे साथ, तो मैं पकड़ के ले आती थी। अब हम थे स्कल्प्टर, अब मूर्ति कलाकार को तो धातु भी पिघालना होता है, वेल्डिंग भी करनी होती है, लकड़ी भी काटनी होती है, भट्टी भी जलानी होती है। चल भट्टी झोंक रहे हैं, तू लकड़ी लेके आ हमारे लिए, भट्टी फूंक हमारे साथ अब तू। तो कई लड़कों ने कहा कि मैडम हमें नहीं पता था आप ये सब कुछ करते हो। तो मैंने कहा तुम क्या समझ रहे थे हम क्यों अपने घर से निकलने हैं, तुम्हारी आई कैंडी बनने के लिए? बिल्कुल नहीं, हमारी एक अपनी जिंदगी है। फिर मैंने लड़कों को समझाया कि तुम अच्छी खासी तुम्हारी शक्ल है, इतने प्यारे हो, अगर तुम शराफत से रहोगे, एक लड़की को एक लड़की की तरह अप्रिशिएट करोगे, उसको एक इंसान की तरह अप्रिशिएट करोगे, वो क्यों नहीं तुमको जवाब देगी, वो क्यों नहीं तुम्हारे साथ बात करना चाहेगी? आकर्षित बनो ना, आकर्षण पैदा करो अपने अंदर। तुम बस उस तरह का I'm saying शराफत का, बिल्कुल just be who you are. Yes. Be who you are and everybody will love you. What is, you are so lovable, what is not to love about? क्योंकि हमारे लड़कों को भी एक बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। They are also in the patriarchal mold. उनकी जिंदगी भी आजाद नहीं है, उनको एक गलत किस्म की इमेज उनको बना दी गई है and they cannot live up to that image. So they are also forever insecure. They may be living in patriarchy, but patriarchy is not a very happy oppressive situation for the boys either. Yes. Their level of performance expected from them, the boys cannot meet that kind of crazy expectation. So no less oppressive for It men. is slightly better off than the girls for sure, but it is bad enough. So many of those, and मैं सब लड़कियों से भी ये कहूंगी, जो तुम्हारा ऑप्रेसर है उसको डांटो, उसको फटकारो, उससे बात भी करो, उसको समझाओ भी, एंड अपना एक ग्रुप बना के, ऑफिस में कोई ऐसा लड़का है, कोई ऐसा मर्द है, उसको घेरो, और उसको वायलेंटली मत घेरो, उसको इसलिए घेरो कि वो उसको बदलो। बिकॉज ये सब हमारे ही अपने मर्द हैं, हम इनको आउटर स्पेस में तो भेज नहीं सकते, जीना तो इन्हीं के साथ है। बिल्कुल। सो इट इज अगेन कम्युनिकेशन। अगेन लड़के लड़की एक साथ रहते नहीं हमारे समाज में, सेग्रीगेटेड हमारा समाज है, एक साथ लड़के लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता, एक साथ लड़के लड़कियों को इश्क भी नहीं लड़ा। अब जब खेलने ही छुटपन में नहीं दिया था तो इश्क लड़ाने की कहाँ से परमिशन होगी? छुपा छुपा के इश्क लड़ाए जाते हैं, उसी में वायलेंट क्राइम्स भी हो जाती हैं। अब लड़कियां लड़के छुप के मिल रहे हैं तो कौन किस लड़की को मर्डर कर रहा है क्या पता चलेगा? कोई लड़का घर जाकर किसी लड़की को परमिशन लेकर बाहर लेकर जाएगा तो उसको वापस लौटाना भी तो होगा उस लड़की को। ये छुपन छुपाई के खेल में हमारी लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल इनसिक्योर हो जाती हैं। उनकी सिक्योरिटी पर अगर खुल्लम खुल्ला लड़के लड़कियों को मिलने दिया जाएगा, बातचीत करने दिया जाएगा, रिश्ते कायम करने दिया जाएगा, एक दूसरे को समझने का वक्त दिया जाएगा, तो ये जो वायलेंस मर्द औरतों के खिलाफ करते हैं वो जीरो पे आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारे समाज में बहुत नेचुरल चीज़ों के लिए भी इतना सैंक्शन है, इतना ज़्यादा बंद रवैया है,
और सबको पता है कि उम्र के उस पड़ाव में एक जिज्ञासा भी होती है। आप उस पड़ाव में क्यों कह रही हैं? हर पड़ाव में, नहीं, हर पड़ाव में इंसान का आशिकाना मिजाज तो हर पड़ाव में होता है हाँ, लेकिन उस वक्त जो टीनेजर वाली एज है या अर्ली 20s की एज है, वो तो बहुत ही ज्यादा होता है। खैर वो उसमें हार्मोन्स अलग तरह से। नहीं, हमने बुजुर्गों को देखा है जिनके हस्बैंड्स एंड वाइफ जा चुके हैं, वो भी बेचारे अकेले अकेले सड़ रहे हैं। उनके बच्चे भी नहीं सोचते कि हमारे अम्मा अब्बा के लिए हमें कोई ढूंढे। अगर उनसे मिलने कोई आ जाता है तो बच्चे शोर मचाने लगते हैं, ये कौन आ गया हमारी मम्मी पापा से मिलने के लिए। हर उम्र के हर पड़ाव पे वी हेट लव इन दिस कंट्री फॉर सम ऑड रीजन। वी हेट लव, कि भाई लव ना हो जाए किसी को। लव तो सबसे बड़ी चीज है। इश्क तो हो ही ना किसी को, किसी उम्र के पड़ाव पे ना हो, चाहे वो विधवा हो या कोई बुढ़ा हो या कोई जिसकी वाइफ चली गई हो या डिवोर्सी हो। आप बुढ़े हो गए तो आपको प्यार क्यों करना है? जब आप जवान हैं तो आपको प्यार क्यों करना? तभी प्यार का वक्त कब आएगा हमारे देश में? प्यार करने की आज़ादी एक बहुत ही फंडामेंटल आज़ादी है। उससे इंसान खुश रहता है जब उसको अपना पार्टनर ढूंढने का मौका मिलता है। वो ढूंढता है और ढूंढने में वक्त तो लगता ही है, एकदम से यू कांट डिसाइड। एंड उसकी कुछ प्रोसेसेस फिक्स हो सकती हैं सोसाइटी में। सब अपने प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं कि हम वी डोंट गो डाउन द रैबिट होल इन दैट। एंड लिमिट्स हर समाज में होती हैं, और जब खुल्लम खुल्ला होगा तो लिमिट्स होंगी, जब छुप के होगा तो कोई लिमिट ही नहीं होगी। बिल्कुल, जब आपके परिवार को पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं तो हु इज गोइंग टू लिमिट यू देन? यस, यू नो, सो दिस आई रियली बिलीव ओपननेस इज, खुलापन बहुत जरूरी है किसी भी समाज के लिए। वैलेंटाइंस डे के मौसम में हम बैठे हैं। मैं अच्छा तो कहती हूँ हर दिन वैलेंटाइंस डे होना चाहिए। इश्क के लिए तो कोई स्पेशल दिन क्यों होना चाहिए? प्यार पे तो कभी रोक होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो हम बहुत अच्छे टेंजेंट पे चले गए। मैं सिटीज़ पर बात करना चाह रही थी, कैसे एक नया सिटी बसता है, और आपने क्योंकि शुरुआत में देखा है और आपने फिर उसको आजिज़ आकर के एक डिसीजन लिया, तो हम चाहते थे उस पर बात करें, उस ट्रैजेक्टरी पर। लेकिन ये बड़ा खुशगवार मौजू छिड़ गया हमारे बीच में मोहब्बत को लेकर के। वापस आए जी जी। जब वो फौजी का वो सीन लिखा गया जिसमें आपने उनको हड़काया शाहरुख को, तो वो किसकी कलम से आया? क्योंकि राइटर तो आप हैं। नहीं, हमारे ससुर इसके राइटर थे, कर्नल कपूर। तो उन्होंने लिखा था। हमारे ससुर भी बहुत बदमाश थे, बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छी उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर थी, शरारती इंसान, बहुत शरारती इंसान थे। और बहुत हमने बहुत सीखा उनसे, जिस तरह से वो चीज़ों को लिखते थे। और वो शक्ल से ही शरारती लगते थे। बिल्कुल, वो बचपन से ही शरारती थे और करते रहते थे शरारत। तो उन्होंने इस सीन को लिखा था कि वो सीटी मारते हैं, तो मैंने ऐड किया कि मैं वापस क्यों नहीं मारूं। अच्छा, उस वक्त मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी। आई वॉज नॉट सपोज टू बी द एक्ट्रेस, आई वॉज द असिस्टेंट राइटर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैंने कहा भाई लड़की क्यों नहीं वापस सीटी मारेगी? तो उन्होंने बोला गुड आइडिया, और तुरंत वो स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया कि लड़की भी वापस सीटी मारेगी। और मैंने कहा ऐसे वैसे नहीं मारेगी, अच्छे से पास जाके, क्योंकि सिर्फ शाहरुख खान नहीं थे, वहाँ 3-4 लड़के थे, पूरा ग्रुप था, जैसे लड़के गैंगों में खड़े होके करते हैं। तो मैंने कहा सबको वो देख के सीटी मार के हंसेगी। और उसके बाद डायलॉग था, क्योंकि फौज में आए थे तो मैं उन सबकी फोटो भी खींचती हूँ, जैसे आजकल लड़के लड़कियों की फोटो खींचते हैं, मैं फोटो भी खींचती हूँ अपने कैमरा से उनकी, और कहती हूँ कि कुर्बानी के नए बकरे आ गए हैं, अब कितने दिन बेचारे जिंदा रहते हैं, उनकी कितनी जिंदगी लिखी है, कुछ ऐसा डायलॉग था। तो वो बोल के उनको छेड़ के और हंस के मैं हक्का बक्का बेचारों को छोड़ के निकल जाती हूँ। तो ये मैंने बाद में जो एक्ट्रेस आई थी बॉम्बे से, वो कुछ मतलब एक आध सीन शूट करके वो गायब हो गई और हमको दूरदर्शन में सबमिट करना था। तो मेरा तो बेटा उसी वक्त पैदा हुआ था। माय सन वाज बोर्न इन जुलाई एंड ही वाज 3 days old व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर फौजी। सो मैं तो सीधे हॉस्पिटल से निकल के, और बच्चा गोद में होता था। सीरियसली सीरियसली। तो उसी वक्त वो पैदा हुआ था। एंड जब वो गायब हो गई हीरोइन, तो क्या करें। आई वॉज द ओनली वन हू न्यू ऑल द सिचुएशंस एंड डायलॉग्स एंड एवरीथिंग। तो फटाफट हमको नहलाया गया, धुलाया गया, कुछ मेकअप वाली आई और मेकअप लगाया गया, और कहा कि चलो आके जल्दी से। तो उस लड़की के सारे सीक्वेंसेस जो हीरोइन थी, जो बॉम्बे से आई थी और पता नहीं कहाँ गायब हो गई, वापस बॉम्बे चली गई, उनको हम लोग बहुत लो ग्रेड के लगे, यू नो। पहले ये था कि विनोद खन्ना रोल करने वाले हैं इसमें, तो मगर विनोद खन्ना आए नहीं रोल करने के लिए, तो उनको लगा कि तो बड़ा लो ग्रेड सीरियल है, सब नए नए लोगों के साथ ही कौन लोग, तो वो छोड़ छाड़ के चली गई।
तो जल्दी से वो सारे सीक्वेंसेस जो उनके साथ शूट हो चुके थे वो हमें दोबारा से शूट करने पड़े। तो फटाफट वो मेरे साथ शूट हुए। वो चार एपिसोड की बैंक देनी होती थी दूरदर्शन को, तो वो चारों एपिसोड में जो उनका रोल था वो रीशूट होके, रीएडिट होके, रीडब होके जल्दी जल्दी गया। तो एक्टिंग तो मेरा कोई प्लान ही नहीं था। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये सीटी बजाऊंगी और मैं ये डायलॉग्स बोलूंगी, मगर ये किस्मत की मार है कि मुझे को सीटी बजानी पड़ी। नहीं, बहुत आइकॉनिक है वो सीन आपका, वो शूट। और सच में हम सब लोग बहुत इंस्पायर हुए। हम स्कूल में होते थे उस वक्त, और ये लगा कि ये होता है जवाब, ऐसे जवाब देना है। फ्रेंडली भी रहे, लेकिन अपनी हैसियत और अपनी शख्सियत भी मनवा ली, और उनको चुप भी करा दिया, लड़कों को चुप भी करा दिया। हमें तब नहीं पता था कि शाहरुख खान उस दौर में, जिनको हम देख रहे हैं, अच्छे लगते थे। शाहरुख खान उस वक्त भी फौजी में बहुत, लेकिन तब वो शाहरुख खान बन जाएंगे। और तब नहीं पता था कि उस लड़की से हम इस तरह बैठ के बात करेंगे। जिंदगी कब कैसे घूम के कहाँ पहुंचती है ये किसी को नहीं मालूम होता। किसी को नहीं। शाहरुख बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है। उसने थिएटर किया हुआ था, बैरी जॉन के साथ भी किया हुआ था। तो जो थिएटर के ट्रेन बच्चे होते हैं उनके पास टैलेंट तो बहुत होता ही है, एंड वर्सेटाइल था। बल्कि उसकी अम्मा ने मुझको फ़ोन किया था, लतीफ़ फातिमा बहुत अच्छी लेडी थी, कि भाई तुम लोग फौजी के लिए कास्टिंग कर रहे हो तो मेरा बहुत ही हैंडसम बेटा है, बहुत ही हैंडसम बेटा है। तो मैंने कहा आंटी अगर हैंडसम है तो उसकी कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एक ये खास है कि औरतों को तो बहुत खूबसूरत होना होता है एक्ट्रेस बनने के लिए, मगर लड़का अगर बंदर की जैसी शक्ल का हो, हमारे दिलीप कुमार, अगर जिराफ जैसा लगता हो हमारे अमिताभ बच्चन जी, और छोकरे जैसा लगता हो जैसे राजेश खन्ना जी, हैंडसम हो विश्वजीत जैसा, तो उसका कुछ नहीं होगा। तो अगर आपका बेटा हैंडसम है तो आंटी उसको कुछ और करियर करा दीजिए, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर उसकी शक्ल बंदर किसी घोड़े जैसी हो तो भेजिए। बोला नहीं नहीं मेरा बच्चा तो बहुत ही हैंडसम है। मैंने कहा फिर आंटी टाइम मत बर्बाद कीजिए उसका। बोला अच्छा मैं भेज रही हूँ। तो उन्होंने शाहरुख को भेजा। मैंने जैसे ही देखा, मैंने उनको, काला वाला फोन होता था दफ्तर में, मैंने कहा आंटी मुबारक हो, आपके बेटे की शक्ल तो बिल्कुल बंदर जैसी है, ये बहुत सक्सेसफुल हीरो बन सकता है। आपने शाहरुख खान के लिए ये कहा? ये मैंने बिल्कुल उनकी अम्मी से कहा? उनकी अम्मी से, खबरदार जो मेरे बच्चे को तुमने कहा। मैंने कहा आंटी उसकी शक्ल बिल्कुल एक्सप्रेसिव बंदरों जैसी है, और बंदर की शक्ल आपसे किसने कहा कि अच्छी नहीं होती? बंदर की शक्ल कहीं बहुत खूबसूरत होती, कितने एक्सप्रेसिव होते हैं। शाहरुख खान फैंस कितने परेशान हो जाएंगे। उसकी शक्ल आप देखें, ही इज नॉट हैंडसम, ही इज नॉट चॉकलेटी गुड लुकिंग। जैसे उसकी अम्मा कह रही थी बहुत खूबसूरत है मेरा बच्चा, बिल्कुल नहीं। उसका फेस एक्सप्रेसिव है, उसका फेस बिल्कुल इलास्टिक है। उसके फेस को कैसे घुमा लीजिए, आंखों को कैसे घुमा लीजिए, कैसे भी उसे हंसा लीजिए, दौड़ा लीजिए, भगा लीजिए। सो इट इज हिज फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज हिज मंकी लाइक फेस विच मेक्स हिम एक्सप्रेसिव। और हम सबको भी ये समझ लेना चाहिए कि जिसको हम खूबसूरती समझते हैं, वो एक बहुत ही वुडन बोरिंग चीज है, वो बहुत एक लिमिटेड चीज होती है। Yes. और हम सब जिंदगी भर उस खूबसूरत बनने के लिए एस्पायर करते रहते, मर्द भी, औरत भी, जवान बच्चे भी, अपने आप को क्या क्या ट्रीटमेंट्स कराते फिरते हैं। कोई जरूरत नहीं है उसकी। आपके जो फेस की जो चीजें आपको नॉन खूबसूरत लगती हैं वो ही आपको आइडेंटिफाई करती हैं। Yes. जैसे हम कहते हैं ना, वो जिसके झबड़े बाल हैं, वो जिसकी आंखें ऐसी हैं, वो जिसके दांत बाहर हैं, हम जब डिस्क्राइब भी किसी को करते हैं तो उसकी यूनिकनेस को डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अब शाहरुख खान की इतनी बुराई मुझसे सुनी नहीं हम सब की भाई, हम लोग भी। तो शाहरुख ने पलट के कहा कि तुम भी तो बंदरिया जैसी लगती हो। मैंने कहा बिल्कुल लगती हूँ, मगर मैं औरत हूँ तो मैं तो कभी फिल्म लाइन में सक्सेसफुल हो नहीं सकती। तुम मर्द हो सकते हो, हमें तो बिल्कुल गुड़िया जैसा लगना होगा अगर हमें सक्सेसफुल होना है इस फिल्म लाइन में। सो मापदंड बिल्कुल अलग होते हैं मर्दों और औरतों के लिए हमारे समाज में। बहुत ज्यादा होपफुल थी कि उनका बेटा बहुत अच्छा और जैसे ही मैंने शक्ल देखी, मैंने कहा आंटी आपका बेटा बहुत बड़ा सितारा बन सकता है और बनेगा अगर उसको राइट ब्रेक मिलता है। एंड आई थिंक फौजी का एक अच्छा ब्रेक था, क्योंकि फौजी जैसा कोई सीरियल बना ही नहीं जो जिगरा था हम लोगों में भी। वो सो यंग, हम सब अपने 20s में थे उस वक्त। कैसे पास हुआ? दूरदर्शन ने पास किया था। ये 4 साल से दूरदर्शन में पास था। हमारे ससुर बहुत ही बिल्कुल मस्त आदमी थे, बता दिया। स्क्रिप्ट लिख के उन्होंने सबमिट की हुई थी दूरदर्शन ने, और दूरदर्शन में पास भी कर दी थी, मगर 4 साल से उन्होंने पायलट बना के ही नहीं सबमिट किया था फौजी का। जी। तो मैं एक नाटक कर रही थी उर्दू अकेडमी के लिए, नहीं, साहित्य कला परिषद के लिए। आई वॉज इन द यंग डायरेक्टर्स। तो साहित्य कला का यूथ फेस्टिवल हुआ करता था, तो उसमें मुझे एक उर्दू नाटक का उन्होंने दिया कि आप उर्दू नाटक, मैंने सबमिट किया था, वो अप्रूव हो गया। तो मैं एक बुढ़ा ढूंढ रही थी, उसमें एक बुढ़ा था जो उर्दू ठीक से बोल सके। तो जलाल आगा जो कॉमेडियन हुआ करते थे, वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे। तो मैंने पूछा जलाल कोई एक्टर बताएं।
बुजुर्ग हो, बुढ़ा हो, अच्छा लगे, स्टेज किया, थिएटर किया हुआ। तो बोले मेरे दोस्त हैं कर्नल कपूर। तो मैं कर्नल कपूर से मिलने गई कि भाई आई नीड एन एक्टर। तो उन्होंने कहा भाई बेटा आई एम वेरी बिजी मेकिंग माई फौजी, तो वाई डोंट यू कम एंड एक्ट इन फौजी। आई सेड सर आई एम नॉट एन एक्टर, आई एम अ राइटर डायरेक्टर। तो बोले देन कम एंड बी माई असिस्टेंट राइटर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मैंने कहा ये प्ले मुझे मिला हुआ है, ये करके I will get in touch with you. तो he refused to act in the play because he was busy. फिर वो प्ले हमने करके फिर उन्होंने ही फोन किया कि अब आ जाओ, तुम्हारा प्ले अब खत्म हुआ। I sent him an invitation for the play and all. अब जब जैसे ही खत्म हुआ, he said अब आ जाओ, your job is waiting for you. So that's how I got the job with the फौजी team. अब जैसे ही मैं मिला तो मैंने सब चीजें देखना शुरू की। मैंने कहा भाई आप लोग फौजी फौजी कर तो रहे हैं, बट 4 साल हो गए आपने पायलट नहीं बनाया। बोले यस यस वी विल मेक इट, अभी हम लिख रहे हैं, अभी हम रीराइट कर रहे हैं, अभी हम म्यूजिक बना रहे हैं, यू नो जैसे आर्टिस्ट होते हैं। तो तभी लेटर आ गया दूरदर्शन के भाई अब हमने आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दे दी, अब आपका कैंसिल हो गया है। तो वो चिट्ठी आई कैंसिलेशन की, तो मैं डायरेक्टर साहब को ऊपर लेके गई कि सर कैंसिलेशन की चिट्ठी आ गई। बोले हाउ वंडरफुल, लेट्स हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट द कैंसिलेशन ऑफ फौजी। हा हा हा। मैंने कहा यू क्रेजी सर, व्हाट आर यू डूइंग। सो ही सेड अब क्या करें। तो हम गए दूरदर्शन। शिव शर्मा जी हुआ करते थे उस वक्त डीजी दूरदर्शन के। तो शिव शर्मा जी के उस जमाने में इतना मुश्किल नहीं होता था एंट्री करना, बिल्डिंग्स में इतनी सिक्योरिटी भी नहीं होती, तो छुपते छुपाते हम लोग घुस गए मंडी हाउस में। तो शिव शर्मा जी के जो सेक्रेटरी थे गुरमैल सिंह जी, वेरी लवली सरदार साहब, सरदार होते ही फैंटास्टिक हैं। तो मैंने कहा सर अपॉइंटमेंट तो है नहीं, कैसे जाऊं। बोले बेटा ऐसा है कि वो कुछ अंदर हैं, जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो घुस जाना। मैं कहूंगा तो मेरी तो गल सुनी नहीं लड़की ने, मैं तो रोक रहा था, वो ऐसे ही घुस गई। मैं तुसी चले जाना। तो ऐसे ही हमने किया, जैसे वो लोग निकले मैं अंदर घुस गई। एंड आई सेड सर आई एम आमिना शेरवानी फ्रॉम टीम फौजी एंड आपने हमें ये चिट्ठी भेज दी है। तो बोले यस मैम फॉर 4 years। आई सेड आई एग्री फॉर 4 years बट प्लीज गिव अस 4 weeks extension and I will come back with the pilot to you. He said what can you do now, 4 years में तो बनानी है। I said sir I promise you give me 4 weeks extension and otherwise I will never come back to you again. मुझे अभी नौकरी लगी है, आई एम दी असिस्टेंट राइटर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मुझे हफ्ता भर हुआ है ऑफिस में आए हुए, बड़ी बदशगुनी हो जाएगी दिल से, इसकी वजह से ये चिट्ठी आ गई, सर प्लीज। सो ही सेड ओके एंड ही कॉल्ड। उस वक्त डिक्टेशन दिया जाता था, कंप्यूटर तो होते नहीं थे। ही कॉल्ड द स्टेनो एंड तुरंत उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा आई गिव 8 weeks। आई सेड सर नो आई ओनली आस्क्ड फॉर 4 weeks। ही सेड यू शट अप, देयर इज लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज, डिफेंस मिनिस्ट्री की तुम्हें परमिशन लेनी होगी, इट्स नॉट वन थिंग that you have to coordinate many things, take 8 weeks। और हम लोग 6 weeks के अंदर अंदर पायलट विथ ऑल परमिशंस और सब कुछ लेकर हम पहुंच गए। और फौजी को 9 PM का स्लॉट मिला विच वॉज द प्राइम टाइम ऑफ दूरदर्शन, वेडनेसडे इवनिंग 9 PM टू अ कंप्लीटली अननोन टीम। यू नो इट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस लिटरली। कर्नल साहब ने भी कुछ नहीं डायरेक्ट किया था दूरदर्शन पे, शाहरुख नया था, हम सब नए थे। एंड यू नो फौजी का म्यूजिक किसने किया था? किसने? लॉय मेंडोंसा, जो कि आज शंकर एहसान लॉय है। वाह जबरदस्त। हाँ, लॉय का छोटा सा स्टूडियो होता था, हौस खास में उसका घर था और गराज वाले मुझे लगा था वो गोवा के हैं। नहीं, दिल्ली में ही हुआ करते थे लॉय। अच्छा। लॉय वाज राइट हियर एंड लॉय ने हमारे लिए बहुत सारी, हम एड फिल्म्स वगैरह बनाया करते थे, तो लॉय ने कई एड फिल्म्स का म्यूजिक किया था। हमें लॉय की स्टाइल पसंद थी। हाँ, कर्नल साहब कुछ गाने गवाना चाहते थे कि हम फौजी हैं, मनमौजी हैं, वतन की खातिर मरने वाले, देश की रक्षा करने वाले। हमने कहा वो सब मत कीजिए सर, लेट्स गिव इट अ हिप म्यूजिकल थीम। सो वी गेव इट अ नाइस वेस्टर्न, लॉय मेंडोंसा की स्टाइल का बहुत ही अच्छा सा, नो वर्ड्स जस्ट अ थीम। ऐसे देखिए सारे अच्छे फॉरेन सीरियल्स में गाने वाने नहीं होते हैं शुरू में, यू जस्ट हैव अ नाइस थीम। So that's, those were our little touches and changes to the script that we made it young. Though Colonel Kapoor was young enough. Yes. Jolly good fellow. In some things he was younger than all of us. But we added this, वो उनका ये था कि वो मर जाएगा, फिर मौत होगी, फिर वो मरा हुआ आएगा, फिर वो विधवा के माथे से वो सिंदूर गिरेगा, दिया बुझेगा, little bit of that old world melodrama, all that we completely cut out. We said, sir, ये आज के ज़माने में चलने वाला नहीं है। तो दैट्स हाउ इट वाज। और फौजी का जब पायलट बना और ये सबमिट किया और पायलट बना और उसकी ब्रॉडकास्ट के बीच में हमारी शादी भी हो गई, बच्चे भी पैदा हो गए, एक बच्चा पैदा हो गया, दूसरा होने वाला था। सो इट वाज लिटरली, हम फौजी बना रहे थे, शादी कर रहे थे, अपने बच्चे पैदा कर रहे थे। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मोमेंटस एंड हैपनिंग एंड बिजी टाइम्स ऑफ आवर लाइव्स। एंड अब नाउ वी लुक बैक, हमें समझ में भी नहीं आता हमने इतना सब कुछ कैसे किया।
आई थिंक जब आप जवान होते हैं तो आप बेवकूफ़ होते हैं और आप कुछ भी करने को फट से तैयार हो जाते हैं और आप कर भी पाते हैं उसको। लिमिटलेस एनर्जीज होती हैं उसमें। लिमिटलेस एनर्जीज होती हैं, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। दूरदर्शन से हमें एक पैसा हमने ब्राइब नहीं दिया फौजी के लिए, एक पैसा ब्राइब नहीं दिया। स्पॉन्सर भी हमको एक आदमी है हरीश थवानी ने दिलवाया है। दैट टाइम अपना ब्रीफ केस लेकर वो आता था, अशोक यात्री निवास में रहता था। टुडे ही इज हरीश थवानी, निम्बस कम्युनिकेशन, सुपर रिच गाय। तो जिसने हमें स्पॉन्सर दिलाया, ब्रुक बॉन्ड हमारा स्पॉन्सर बना फौजी के लिए। दैट मैन ऑल्सो रोज अप आफ्टर डूइंग फौजी। सो फौजी वॉज सो गुड। सबने बहुत तरक्की की। हाँ, एक और था राजेश गुप्ता था, ही वॉज आवर प्रोडक्शन कंट्रोलर। राजेश गुप्ता वेंट ऑन टू डायरेक्ट अमिताभ बच्चन इन अ मूवी ऑल्सो एज एन एसोसिएट डायरेक्टर, यू नो। सो मैनी पीपल, मुझे शायद पता भी ना हो कि कितने लोग फौजी से निकल के कहाँ कहाँ गए हैं। फिर विश्वजीत प्रधान था, he also became one big villain, did very well in Bollywood. Vishwajit was there. So many people got made from छोटा सा production से लेके to the bigger people. फौजी was because and मैंने सोचा था कि बहुत से लोग फौजी जैसे सीरियल्स बनाएंगे हम लोगों के बाद, मगर अब लगता है कि लोग रिस्क टेकिंग करना नहीं चाहते, नया कुछ बनाना नहीं चाहते, एक फॉर्मूला पकड़ लिया है, उसको घिसे जा रहे हैं। भैया एक मुर्दे को लेके कब तक घसीटोगे? नया कुछ करने का जो डर है हम हिंदुस्तानियों में, मुझे लगता है सबसे बड़ी ड्रॉबैक हमारी वही है। और कोई ड्रॉबैक, हम हार्ड वर्क हम कर लेते हैं, फेलियर से डरते हैं, बहुत डरते हैं, हमें डराया जाता है ये भी हो बचपन से, सकता है ना। हमें डराया जाता है कि तुम Exactly. फेल हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। पूरे अभी तक भी युवाओं के साथ जो सुलूक है, कामयाबी का जो तस्वुर है, वो यही है कि एक नौकरी मिल जाए, जबकि नौकरियां मार दे रही हैं। अभी मैं पढ़ रही थी, एक कोई शुभम मिश्रा है, वो नौकरी कर रहा था, नौकरी ने उसको इतना तबाह किया कि उसने कुंभ में जा कर के साधु बन गया वो बेचारा। और एक IIT बाबा है, वो भी नौजवान लड़का है, वो भी साधु बन गया। तो ये कौन सा सिस्टम है जो हमारे बच्चों को विरक्त कर रहा है दुनियादारी से और साधु बना रहा है? और उसने कहा कि ना तो मेरे पास कोई लड़की थी, मतलब मोहब्बत मेरी चली गई, और तनख्वाह इतनी नहीं थी, और बॉसिज्म इतना था, और मैंने छोड़ दिया और मैं अब मुक्त हो गया। नहीं, और सच्ची बात यह है कि मोहब्बत तो मिल ही नहीं रही किसी को, क्योंकि मर्दों और औरतों, लड़के और लड़कियों के बीच में इतनी हमने दुश्मनी सी पैदा कर दी है। लड़के, भाई हमारे ज़माने में तो लड़के सिर्फ लड़कियों की तारीफ करते फिरते थे, हम लड़कों को धुतकार देते थे अपने नखरे में, अंदाज में, मगर दिल से तो हम प्यार ही करते थे। अपने भाइयों को, अपने बापों को, अपने मेल क्लासमेट्स को थोड़ा बहुत कर लेते थे, मगर हमें कोई ऐसी नफरत नहीं थी, कोई जहर नहीं था हम लोगों के दिल में, ना उनके दिल में था हमारे लिए, ना हमारे दिल में था। ये जो आई डोंट नो ये कैसे ये क्या टॉक्सिक हो गया है, कैसे इतना टॉक्सिक हुआ है। और हमारे तो जितने भी मेल फ्रेंड्स थे, हमारे भाई थे, हमारे बाप थे, वो सब हमारे फेमिनिज्म को इतना सपोर्ट करते थे, दिल से विश्वास रखते थे कि औरतों को उनके हुकूक मिलने चाहिए, और उनके ऊपर से भी बोझ कम होता था जब मजबूत बेटी वो बना रहे थे। बेटी बनाते थे, बोले तुम लोग हमारे लिए मुसीबत बन जाओगे अगर हर वक्त हम तुम्हारी ही देखभाल करते रहेंगे। तो दे वर वेरी कीन। उन्होंने हमको जितना सपोर्ट किया उतना हमें शायद दूसरी औरतें भी सपोर्ट नहीं करती थी शुरुआती दौर में फेमिनिज्म के, जितना हमारे मेल कोलीग्स, मेल फ्रेंड्स, मेल फैमिली मेंबर्स किया करते थे। ये सच कह रही हैं, क्योंकि हम सब लोगों को हमारे बाप ने ही, फादर्स ने ही आगे बढ़ाया, तभी हम इस तरह पढ़ लिख सके, आगे बढ़ सके, और अपनी अपनी फील्ड हमने चुनी। और बिल्कुल जो हमारे आसपास लड़कियां नहीं कर रही थी उसके अलावा जाकर के कुछ किया, बिल्कुल जैसे आपने भी किया। खुद मैं अपने लिए सोचती हूँ कि मैं जर्नलिज्म में जिस तरह आई, तो हमारे जितने भी पुरुष हमारी जिंदगी में थे वो जिम्मेदार थे हमारी इस आज़ादी के लिए, वो खुश थे हमारी इस आज़ादी में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना टॉक्सिक कैसे बदल गया कि आजकल फेमिनिस्ट के लिए इतनी नफरत हो गई है। आजकल लड़कियां भी कह रही हैं हमें तो लड़का अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। मैंने कहा इतने बुरे तो नहीं है लड़के, और हर किसी को किसी दूसरे सेक्स को अपने लिए थोड़ा सा ट्रेन भी करना होता। गर्ल्स एंड बॉयज, मेन एंड वुमेन हैव टू लर्न टू लिव विथ ईच अदर। हमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं हमारी अपब्रिंगिंग में, कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, कुछ हार्मोनल डिफरेंसेस होते हैं, तो वी हैव टू लर्न टू लव ईच अदर, लिव विथ ईच अदर, अप्रिशिएट ईच अदर। मुझे समझ में नहीं आता है इतना जहर कैसे आया है। कोई भी कानून बनता था औरतों के लिए, ये तो हमारे जो मर्द कोलीग्स होते थे वो खुशी मनाते थे उसके लिए कि अब हमारी बीवी सेफ होगी, हमारी बहन सेफ होगी, हमारी माँ सेफ होगी, हमारी जितनी फीमेल फ्रेंड्स हैं वो सेफ होंगी।
इस कानून की वजह से, वो उसको सेलिब्रेट करते थे, हमारे साथ जद्दोजहद में लगते थे, हमारे धरने प्रदर्शन में हमारे साथ होते थे जब हम कानून को बदलाने के काम किया करते थे। अब तो मुझे लगता है कि अभी ना थोड़ा टॉक्सिक फेमिनिज्म भी है। आपको वो भी मानना पड़ेगा, हर चीज को और हर एंटाइटलमेंट को फेमिनिज्म नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आप मिसबिहेव करें, आप ये माने कि आप कुछ भी कर सकती हैं और आपको पलट के जवाब नहीं मिलेगा, जवाब मिलेगा तो आप उन कानूनों का इस्तेमाल कर लेंगी। अभी एक लड़का जिसको एक जो बहुत मशहूर केस है, वो अपनी सजा काट के आया है और उसने अपनी पूरी कहानी बताई है, लिखी है, किस तरह से लड़की ने बेवजह उसको सड़क पर चलते हुए उसको फंसाया और उसके साथ बदसलूकी हुई, वो जेल गया, जेल काट के आया है और जाहिर उसकी जिंदगी तबाह हो गई। उसको उसके दोस्तों ने, उसके घर वालों ने, हर सोसाइटी ने गलत नजरों से देखा, जो वो डिजर्व नहीं करता था। तो ये जो टॉक्सिक फेमिनिज्म है या सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये भी बहुत खतरनाक है और इसका बैकलैश आएगा ही आएगा। फिर हम लोग इस जगह पे खड़े हो जाते हैं जहां पर हम ये देख रहे हैं कि तुर्की ब तुर्की एक दूसरे के खिलाफ चीजें करते हैं। देखिए, होता है जब औरतों के साथ इतनी नाइंसाफी सदियों से हुई है और अभी भी है, खत्म नहीं हुई है, कुछ बदमाश औरतें इसका मिसयूज कर रही हैं, वो तो हर कानून का, आपके ऊपर झूठा मर्डर का मुकदमा भी कोई कर सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मर्डर के कानून को हटा दें। बेशक आपके ऊपर कोई भी झूठा मुकदमा तो किसी भी भारत की धारा के ऊपर, किसी मर्द किसी औरत के ऊपर हो सकता है, मगर अभी भी हमारी लॉज अनफेयर हैं और औरतों के हाथ में जो 2-1 लॉज आई, हमने उनका भरपूर प्रयोग किया, जैसे मर्दों ने किया है। पेट्रियार्की में जो जो चीजें उनके फेवर में थीं, क्या मर्दों ने उसका भरपूर प्रयोग करके औरतों को प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया है? बिल्कुल किया है। बहुत कुछ किया है मर्दों ने उन कानूनों का इस्तेमाल कर करके औरतों के साथ। कन्या भ्रूण हत्या, कन्या हत्या हमको जान से खत्म कर दिया है, छूट गए। तो अब औरतों के हाथ में 2 कानून आ गए, 498A आ गया और अब ये सेक्सुअल हरास। तो औरतों ने कहा भैया जॉन को तौन तो देना ही पड़ेगा, जैसे हमने घुमा के सीटी मारी थी वापस। इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, बट जब आप किसी को पावरलेस रखेंगे, आज भी औरतों को इवन टिल डेट 90% ऑफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय मेन। यस, विमेन barely own 7 to 10% ऑफ द प्रॉपर्टी। कुछ सरकारों ने औरतों की रजिस्ट्री फीस को 1% 2% कम कर दिया, तो उस बहाने से कुछ भाइयों ने, बापों ने, मर्दों ने, हस्बैंड्स ने अपने बीवी के नाम पे रजिस्ट्री करा दी होगी, मगर कंट्रोल उस प्रॉपर्टी का अभी भी मर्दों के हाथ में ही रहेगा। तो जो अब मैं मर्दों से कहती हूँ, सारे कानून तुम्हारे, औरतों ने, हम तो लड़े, हमने कानून बदले, हमने तो इतनी खुदकुशियां नहीं की जितना तुम बात बात पे खुदकुशी कर लेते हो, रोते हो, बड़ी बड़ी वीडियो बना के मर जाते हो। तुम भी लड़ो इन 2 कानून से। जो भी औरतें इसको मिसयूज करती हैं, एक सर्कल बनाओ, अपने आप को डिफेंड करो, लड़ो, हाँ, संगठित होकर समाज में लड़ो। बात करो। और जैसे हमने मर्दों की मदद ली, तुम और औरतों की मदद लो। अगर कोई औरत तुम्हारे साथ नाइंसाफी करती है, हमने भी तो इंसाफ जो अपने लिए किया, अपने मर्दों की मदद से लिया। तुम अपने परिवार की, अपने दोस्त की, और हर औरत को तुम दुश्मन कैसे समझ सकते हो? एक चीज है कि मर्दों को खुल करके अपने बारे में बात करना सिखाया नहीं गया। वो घुटता रहता है और वो सब कुछ अपने अंदर 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 लेता रहता है और फिर उसको लगता है कि वो डेड एंड पे पहुंच गया, अब इस जिंदगी में कुछ नहीं या रखा तो वो किसी को मारेगा या खुद मरेगा। हाँ, वो वायलेंस की तरफ जाता, अपने खिलाफ करे या किसी के खिलाफ। बिल्कुल। तो ये जो एक्सप्रेशन लेसनेस है पूरी जिंदगी का, कि वो अपनी तकलीफ नहीं कह पा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब आप कह पाते हैं तो वेंट आउट भी हो जाता है और समाज भी आता है और आपकी मदद करता है और सुनता है, और आपकी बात जब सुनी जाती तो बदलाव आएगा समाज में। अगर आप चुप रहेंगे तो औरतें चुप तो नहीं रही। बिल्कुल। हमारी जुबानों पे तो ताले भी डाले गए, मर्दों की जुबान पे तो इतने ताले भी किसी ने नहीं डाले हैं। दुनिया, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड स्टिल। गेट अप एंड स्पीक। अब तुम खुद अपनी जबान पे ताला लगाओगे तो फिर तुम्हारी मदद कौन कर सकता है? तो जैसे हमने औरतों से कहा कि भाई रो मत, गाओ मत, खुदकुशी मत करो, हमने तो यही कहा, लेट्स फाइट। अब मैं मर्दों से भी ये कहूंगी, अगर नाइंसाफी आपको अपने खिलाफ होते हुए नजर आ रही है, गेट अप एंड फाइट, काउंटरएक्ट इट। एक बात यह है कि पत्नी से परेशान मर्द अपने जिंदगी के साथ इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं, वही मर्द क्या अपने जॉब में परेशान नहीं होते? वहां भी परेशान होते, तब वो ये नहीं सोच रहे होते। तो जो संघर्ष है वो हर जगह है, हर जगह। अगर एक रिश्ता खराब निकल गया, उससे अपनी जिंदगी तय मत करिए। मूव ऑन का एक रास्ता है, और उसके अलावा समाज को बीच में डालने से बहुत फर्क पड़ता है। तो समाज को बीच में डालिए। आमिना, हमने जो सोचा था उससे अलावा इतनी अच्छी अच्छी बातें होती जा रही हैं, मज़ा भी बहुत आ रहा है और मैं छोड़ना भी नहीं चाहती। और फिर मैंने सोचा था एक मिलेनियम सिटी है, एक सक्सेस स्टोरी है, आपने उसको बहुत करीब से देखा, आप वहाँ के लेबर्स के लिए लड़ी हैं, आपने वहाँ की वेलफेयर एसोसिएशंस में बहुत रोल प्ले किया, तो हम उस पर बात करेंगे। जी।
मुझे पता है आप कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी सबकी, बाहर निकल के हेल्प कर रही थी। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, लेकिन फिर कोविड के फ़ौरन बाद आपने गुड़गांव छोड़ दिया, वो क्या है वो बताइए। कोविड एक ऐसी अजीब सी चीज आई, मुझे तो समझ में भी नहीं आया। और तब मुझको अपने नाना की याद आई। मेरे नाना डॉक्टर हुआ करते थे और टीबी स्पेशलिस्ट थे, और उनको टीबी भी हुई, टीबी पेशेंट्स को ट्रीट करते करते। मगर नाना ने एक बात सिखाई थी कि हमें इंसान से छुआछूत नहीं करनी है। अगर हम छुआछूत करेंगे तो बीमारी और बुरी तरह से फैलेगी। अच्छा। क्योंकि बीमारी पनपती ही जब है जब आप छुआछूत करते हैं और उसको हेड ऑन टैकल नहीं करते, और उससे इतना डर जाते हैं कि आप अपनी सुध-बुध खो के बैठ जाते हैं। ही सेड बीमारी तो आएगी, एपिडेमिक्स आएंगे, आपको आप वो तो डॉक्टर थे तो उन्हें तो जाना पड़ेगा मरीज के पास, मगर पूरे समाज को ऐसे वक्त में एकजुट होकर ही काम करना पड़ता है। और बीमारी आपको नहीं मारती है, एक दूसरे से दूरी और एक दूसरे की मदद न करना, बीमारों का ख्याल न रखना, वो एक पैंडेमिक में और एपिडेमिक में बदल के पूरे समाज को तबाह कर सकता है। जैसे हमने कोड़ियों के साथ किया था, कोड़ियों को शहर से बाहर भेज देते थे, तो कोड़ तो नहीं रुका ना, वो तो साइंस और इलाज और वैक्सीनेशन से अल्टीमेटली जाके रुका। टीबी के साथ, पेशेंट्स के साथ भी हम उनको अलग किया करते थे, छुआछूत किया करते थे, मगर छुआछूत से तो नहीं गई ना टीबी। हालांकि छूत की बीमारियां भी छुआछूत से नहीं जाएंगी, सिर्फ केयर से जाएंगी, वो देखभाल से जाएंगी, मैनेजमेंट से जाएंगी और साइंटिफिक हैंडलिंग से जाएंगी। और जब तक हमें पता नहीं चलता वो बीमारी क्या है, तब तक हमें प्रिकॉशन सारे लेने हैं, सफाई रखनी है, हाथ धोना है, नहाना है, अच्छी न्यूट्रिशन लेनी है, विटामिन सी लेनी है, अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करके रखना है, और डरना नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस से कोई भी बीमारी हमको बहुत जल्दी लग सकती है, और अगर हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, ना इससे मरना तो सभी को है, कब मरना है, कैसे मरना है, यू डोंट नो। डर के मत मरो कभी भी। जो घरों में बंद थे वो भी मरे और वही ज्यादा मरे, डर ने मारा लोगों को। तो मुझे नाना की ये सारी बातें कि हमारे नाना, और टीबी उस वक्त, जितनी कोविड आज डेंजरस है उससे ज्यादा डेंजरस टीबी तब थी, कोई इलाज ही नहीं था उसका जी। तो वो नाना के सारे लफ्ज मुझे दोबारा याद आया। और अगर हम यूं ही लोगों को सड़ने मरने के लिए छोड़ देंगे तो ये बीमारी बहुत भयानक प्रोपोर्शन ले लेगी। अगर हम मुर्दों को सड़ने के लिए छोड़ देंगे तो ये बीमारी भयानक प्रोपोर्शन लेगी। इंसान जो सफ़र कर रहे हैं उनको हम छोड़ देंगे तो ये बीमारी भयानक रूप से, और अगर साथ साथ उन्हें खाना नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, तो ये बीमारी तो ज़रूर होगी उनको। वो स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, भूखे रहेंगे, तो उनको बीमारी ज़रूर होगी। तो ये हमने अकेले नहीं, हमारा पूरा गुड़गांव का सिटीजन्स ग्रुप था, वो सब ने मिलके फंडिंग ऑनलाइन हुई, सब लोग ने, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 1,000 दिया, पूरा पैसा इकट्ठा किया गया। श्री राम स्कूल के किचन्स को यूज़ किया गया। हमारी एक दोस्त थी निकी महाजन, बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, उनके बेटे का छोटा सा रेस्टोरेंट था, मील इन अ बोल। उन्होंने बोला हमारा किचन तो सब बंद है, कुछ हो नहीं रहा आजकल, तो हमारे किचन को यूज़ कर लो। किचन को यूज करते करते उन्होंने चावल भी दे दिए, दाल भी, बहुत कुछ वो देने लगी। जब कोई इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर वो इन्वॉल्व हो ही जाता है, पैशन प्रोजेक्ट बन जाता है, पैशन प्रोजेक्ट। तो जिसने जो करना था, फिर हमने पूरे मोहल्ले में सब जगह कह दिया कि भाई आप लोग नवरात्रे मनाते हैं और कोई मर जाता है तो उसके जो सब वो चीजें आप किया करते थे वो आप इस डायरेक्शन में कर लीजिए। अब जिसकी बर्थडे आ रही है, आप पार्टी तो कर नहीं सकते, तो आप कुछ पकवा के भेज दीजिए। तो पहले हमने सोचा राशन दें, पर पका पकाया खाना सस्ता पड़ता है, और एटलीस्ट हम उसको, क्योंकि अगर आप किसी को राशन दे रहे हो तो उसके पास गैस नहीं होगी, तेल नहीं होगा उसके पास उसको जलाने का, फिर उसको अब मसाले दीजिए, आप कितने मसाले देंगे किसी को, फिर तेल भी दीजिए, तो हमने सोचा कि पका के ही दे दें। तो ये किचन्स मोबिलाइज हो गए, और ये पूरा एफर्ट जो सिटीजन्स एफर्ट था, ऑलमोस्ट हज़ारों लोगों को रोज खाना जाने लग गया, कुक्ड मील्स। और हम लोग अपने हाथों से जाते थे, बड़े बड़े बर्तनों में लेके सर्व करके देते थे ताकि वेस्टेज ना हो। और उस दौरान जो लोग, हम झुग्गी झोपड़ी जितने भी क्लस्टर्स थे वहाँ जाते थे, जिन घरों में लेबर 10, 20, 30 बैठी हुई थी, कंस्ट्रक्शन रुक गया था, हमने अपने पूरे ब्लॉक की सर्वे कर ली और उनको थोड़ी देर बाहर बिठालते थे, जो पास में पार्क था, धूप में बिठाल देते थे थोड़ी देर तक, क्योंकि चिकन कूप की तरह अगर वो अंदर रहेंगे तो ज़रूर इन्फेक्शन उनको एक दूसरे से लगेगा। तो थोड़े उनको बाहर भी निकाल देते थे, खाना भी खिला देते थे। तो वहाँ पर एक आदमी, ही वॉज अ राजमिस्त्री गुड़गांव में 1,000-1,200 रुपए तो दिन का कमाता ही है, कोई गया गुजरा नहीं होता है वो, तो मतलब 30-40 हज़ार रुपए महीना कमाने वाला वो आदमी था। और एकदम से वो रो पड़ा, वो बाहर नहीं निकल रहा था अपने कमरे में से। तो मैंने कहा भाई बाहर निकल के खाना ले लो। रो पड़ा, बोला मैडम मैं भिखमंगा थोड़ी हूँ,
मैंने कहा तुमने किसने कहा तुम भिखमंगे हो भाई? अगर हम तुम्हारे गांव में आके कभी फंस जाएंगे, जैसे तुम हमारे शहर में आके फंस गए, क्या तुम हमें खाना नहीं खिलाओगे? तो बोले हाँ हम तो खिलाएंगे। तो मैंने कहा हम भी तुम्हें ऐसे ही खिलाने आ गए हैं। तुम इस बड़े शहर में आए हो, यहाँ हमारा घर है, तुम्हारा कोई घर नहीं है, तुम किराए के घरों में यहाँ रह रहे हो, तुम रोज दिहाड़ी करके काम करते थे, तो तुम हमारे मेहमान नहीं हुए क्या? तो हम तुम्हें खिला रहे हैं। और मैं पूछती थी नमक मिर्च ठीक है, छौंका कम तो नहीं है क्या, कल थोड़ी ज्यादा मिर्च डालें, क्या करें? तो उनको भी लगता था कि कोई ये नहीं कि ये ले खा करके। और उस वक्त सम्मान के साथ। प्यार के साथ, प्यार के साथ कि भाई वी आर डूइंग इट, लेट्स डू इट विद लव, बिकॉज यहाँ कोई अपने शौक से नहीं आया हुआ है। और ये भिखमंगे नहीं थे, कोई लाइन लगा के कोई लूट नहीं मार रहा था खाने की, जो हमको बताया गया कि बड़ा डेंजरस होगा खुद खाना दे। अगेन अफवाहें, फिर भी वेरी डेंजरस, नोच खाएंगे, लूट नहीं। कई बार तो मुश्किलों से लोगों को बुलाना पड़ता था, क्योंकि सब इज्जतदार लोग थे, सब कमाऊ लोग थे, मेहनतकश। सब मेहनतकश लोग थे। सो दीज आर अमेजिंग। और झिझक झिझक के आते थे हम। दूसरा जब वो डालते थे तो कहते थे बस हो गया, वो भी देखते थे कि और लोग हैं, सो इट वाज नॉट जो एक इम्प्रेशन फैलाया जाता है लोगों के बारे में कि ये तो ऐसे ही हैं और ये भिखमंगे नहीं। हाँ, वो फकीर वकीर जो प्रोफेशनल फकीर होते हैं, जो बैठे होते हैं दरगाहों के बाहर और मंदिरों के बाहर आपको नोचने के लिए, वो ये ऐसी हरकतें कर सकते हैं, पर ये सब इज्जतदार वर्कर्स थे। और ये रोटी रोजी इनकी छिन गई थी ओवरनाइट इन वन स्ट्रोक। घर जाने दिया नहीं जा रहा था उन लोगों को। सो ये वो लोग थे जी। इसलिए दैट एक्सपीरियंस taught me so much that एकदम से ओवरनाइट कैसे आपके ऊपर ताले लगाए जा सकते हैं, कैसे आपको बिल्कुल बंद किया जा सकता है, कैसे आपकी रोटी रोजी छिन सकती है। Nobody questioned the authorities. Nobody questioned the authorities at all. और मुझको नाना के लफ्ज आए कि इस तरह से नहीं। और जो नाम दिया गया सोशल डिस्टेंस, आप फिजिकल डिस्टेंस कहते हैं, सोशली तो वी शुड हैव बिकम मोर क्लोज। Yes. फिजिकली वी मे हैव मेंटेन्ड अ डिस्टेंस कि भाई जरा सा मुझसे दूर रह लो, बट सोशली वी शुड हैव बिकम सो मच क्लोजर। उन्होंने नाम ही सोशल डिस्टेंस रखा। It should only we had to maintain a little little physical distance, very classist. little physical distance कि भाई छुआछूत की बीमारी है, हम सबको हेल्दी रहना है, लड़ना है इससे। और मैंने तो सैनिटाइजर भी नहीं इस्तेमाल किया, बस हाथ धो लो साबुन से। लाइफ बॉय साबुन हमारा जिंदाबाद, बचपन से उसी से नहाते धोते आ रहे थे, वही लाइफ बॉय साबुन था। और हम हिंदुस्तानी हर वक्त अपने हाथ धोते ही हैं, खाने से पहले धोते हैं, खाने हम तो हाथ से खाते हैं, हाथ के खाने के बाद भी धोते हैं, खाने से पहले तो ज़रूर धोते हैं क्योंकि खाना खाना है, सुबह उठते हैं तो धोते हैं, कहीं बाहर से आते हैं तो धोते हैं, और हर वक्त वी आर वॉशिंग आवर हैंड्स। सो उससे ज़्यादा क्या हाथ धोते हम। हाँ, ये था कि भाई जब जा रहे हैं तो एक बार हाथ धो लेते थे और ध्यान रखते थे कि कुछ और छुए ना। एंड बीच में भी पानी अपने साथ हम एक साबुन पानी रख लेते थे, नेक्स्ट टाइम सर्व कर रहे हैं अगर हमने गाड़ी वाड़ी छुई है या कुछ छुआ है तो फिर धो लेते थे एक बार, दैट्स इट। उतना ही प्रिकॉशन हमने किया। मुझे तो लगा भी नहीं कि मास्कों की भी इतनी ज़रूरत है, और ख़ासतौर से वो सिंथेटिक मास्क, तो मेरी तो सांस ही रुक जाती थी। मैक्सिमम मैं अंगोछा स्टाइल एक कपड़ा बांध लेती थी, जो हम हिंदुस्तानियों को वैसे भी आदत होती कि भी दुपट्टा बांध लिया मुंह पे। मलमल के दुपट्टे हुआ करते थे। जब हम लोग को चिकन पॉक्स और बीमारियां होती थी, अम्मा दुपट्टा बांध के, या खांसी जुकाम, एक बच्चे को क्वारंटीन किया जाता था तो अम्मा दुपट्टा ओढ़ के आती थी, दुपट्टा धुल जाता था, फिर वो इतनी ही क्वारंटीन्स और इतनी ही वो मनाई जाती थी। और धीरे धीरे हर बच्चे को चिकन पॉक्स होता था तो पहले एक अकेला होता था, फिर दूसरा भी आ जाता था, धीरे धीरे होता तो सभी को था। पर ये था कि थोड़ा स्टैगर कर दिया जाए ताकि एक साथ सबको ना हो, नहीं तो देखभाल करना मुश्किल हो जाता है। दैट इज हाउ वी मैनेज्ड ऑल डिजीजेस। कोविड से हम क्यों डरे इतना, मुझे समझ में नहीं आया। डर से हम लोग मरे हैं, एक दूसरे से अलग होके, जुदा होके हम लोग मरे हैं, अपने घरों में बंद होकर हम लोग मरे हैं, और आनन फानन स्ट्रेस में हम लोग ज्यादा मरे हैं। बीमारी तो है ही। ये आप सच कह रही हैं। हमारे एक जानने वाले, वो बहुत बड़े होटल चेन के मालिक, उनके घर में नॉर्मल कोर्स में भी उनको जब उनके सर्व किया जाता था तो वाइट दस्ताने पहने हुए, और किचन से डाइनिंग टेबल तक 5 लोग खड़े हैं ये सब, और वो साहब गुजर गए बताओ कोविड में। और कोविड में ही, मतलब उनको कोविड ही हो गया, और वो किसी से नहीं मिल रहे थे। ये तो मैं साफ कहती हूँ कि जो बच्चे जानवरों के साथ पलते हैं, जिनके घर में कुत्ते बिल्ली चिड़ियां होती हैं, जो बच्चे फार्मों पे पलते हैं जहां पर होते हैं, जो बच्चे जितनी खुली जगह में जितनी इन्फेक्शियस चीजों के साथ पढ़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी को लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। इम्यूनिटी हमारी आइसोलेशन में कैसे फंक्शन करेगी? जब तक उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा इन घातक एलिमेंट्स में थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तब तक वो सीखेगी कैसे उनसे लड़ना।
आप सीधे कुश्ती के रिंग में थोड़ी जा सकते हैं, आपको स्पारिंग करनी होगी, बॉडी बिल्डिंग करनी होगी, मसल्स बनानी होगी। तो ये इम्यूनिटी छोटे छोटे इन्फेक्शन से जो हमें छोटे छोटे एक्सपोजर्स होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते, हमारी इम्यूनिटी उनसे लड़के मेमोरी क्रिएट करती है, ताकि वो इन्फेक्शन या उस जैसा कोई मिलता जुलता इन्फेक्शन आए तो वो लड़ सके उससे। आप अपनी इम्यूनिटी को अगर खत्म कर देंगे तो वो आपके लिए तो फिर मौत ही लिखी हुई है। एक बबल में भी आप रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन आ जाएगा। दिस आई टेल पीपल के प्लीज हैव ए हेल्दी एटीट्यूड। जो बहुत ज्यादा सफाई भी है वो भी एक बीमारी है। हर किसी से छुआछूत करना, हर बीमारी से छुआ, ये भी एक कास्ट सिस्टम है हमारे दिल में कि वो गंदा है, ये गंदा है, उसको ये है। हर चीज को एम्ब्रेस करना होता है। आप हर चीज की जरूरत है, उन वायरसेस की भी जरूरत है हमको, उनके बिना हम मर जाएंगे। जब तक उनसे लड़ना हम नहीं सीखेंगे तो हमारी मौत हो जाएगी। किसी ना किसी ऐसी छोटी सी वायरस हमको मार जाएगी अगर हमारी इम्यूनिटी ही हमने नहीं डेवलप की है। तो ये जरूरी था। तो दिस वाज योर इंटरवेंशन। हमें तो कोविड भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों रोज गए, रोज सबके पास गए। हमने तो लोग, बच्चे जो बीमार थे उनकी नाकें भी पोंछी, सफाई भी की, हमने छुआछूत नहीं की। हाँ, नहाए, हाथ धोया, दैट्स अबाउट इट। कपड़े बदल लिए, कपड़ों को जरा सा गुड डेटॉल में धो लिया, दैट्स अबाउट इट। यस, इतना सा, जो घर में कोई इन्फेक्शन हो तो ये जरा से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हो जाते थे, वही हमने फॉलो किए। बस हमने अपने आप को तैयार कर लिया था कि अगर जाना है तो चले जाएंगे, हम डर के नहीं जाएंगे किसी से भी, किसी बीमारी से। मौत लिखी होगी तो आ जाएगी, ये हमने मन में ठान लिया था कि होना है तो हो जाएगा। एंड ये तो जिंदगी का नजरिया ही होना चाहिए हमेशा। गुड़गांव क्यों छोड़ा? गुड़गांव को मैं कभी छोड़ नहीं सकती, वो तो मेरे दिल में है, मेरे डीएनए में है। सारी मेरी कर्म भूमि गुड़गांव रही है। पर्यावरण के लिए हम लोग गुड़गांव में लड़े। 30 साल से ज्यादा वक्त आपने वहाँ 30 साल से ज्यादा, समझिए 1990s से लेके हम लोग 23 में निकले हैं यहाँ से। और कहते हैं कि मे बी आई लीव गुड़गांव बट गुड़गांव कैन नेवर लीव मी। इट्स रिटन ऑल ओवर मी एंड आई लव गुड़गांव एंड आई फील गिल्टी कि मैं और देर यहाँ रुक के और नहीं लड़ी। मुझे अरावलीज के लिए और लड़ना चाहिए था। क्या है वो कहानी अरावलीज के लिए और पर्यावरण के लिए जो आप लोगों ने जद्दोजहद की है? हमने इतना लड़े, हमें विक्ट्रीज भी मिली। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत इलाका है, मांगर बनी उसका नाम है। बहुत पुरानी एंशंट बनी है। कुछ तो ऐसे पेड़ उस बनी में ही हैं जो और कहीं उगते ही नहीं, उनके बीज भी लेकर जाओ तो वो उगेंगे नहीं, वो उसी दायरे में उगते हैं। और वहाँ गुदड़िया बाबा का एक मंदिर भी है। कहा जाता है वहाँ के वो एक बुजुर्ग थे और कुछ लोग बाहर से आ गए थे, उनके ऊँटों ने पेड़ को खाना शुरू कर दिया था इस बनी में, और गुदड़िया बाबा ने उनको कर्स किया और वो ऊँट बावरे होके पागलों की तरह ऊँट भागने लगे। और तो जब उन लोगों को पता चला कि उनकी ऊँट बावरों की तरह भाग रहे हैं तो गुदड़िया बाबा की शरण में आके उन्होंने क्षमा मांगी। गुदड़िया बाबा ने कहा इन्हें बांधो, मैं इनको ठीक करता हूँ। अपनी उन्होंने कर्स हटाई, ऊँट ठीक हुए और वो लोग बांध कर उनका, तुम ऐसे इनको ये पेड़ खाने नहीं दोगे, चारा इनको अलग से दो, जंगल को ये लोग चढ़ चढ़ के खराब नहीं करेंगे। तो ये गुदड़िया बाबा का पूरा मंदिर भी है वहाँ पर। इस खूबसूरत बनी को ये लोग वाटर पार्क बनाने जा रहे थे यहाँ पर, पता नहीं क्या क्या करने जा रहे थे। तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसके बारे में और हम वी सक्सीडेड इन सेविंग Mangar Bani and 500 meters all around Mangar Bani also. That was made a protective zone, not just the center of the Bani, but a zone was created around the Bani. और ये खट्टर जी ने किया हमारे लिए, जिस सरकार से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और खट्टर जी से हमने कहा कि आप देखिए। बोलो जी मैडम यहाँ तो बनी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ तो, जी वो कह रहे हैं जंगल ही नहीं है। मैंने कहा जाइए आप हेलीकॉप्टर से देखिए। तो हिज वेरी गुड पर्सन, ही एक्चुअली सैट इन अ चॉपर एंड ही केम बैक सेइंग कि यहाँ बनी है, उसका प्रोटेक्शन का ऑर्डर, उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला। बनी जो होता है वो वन को कहते हैं। अच्छा, छोटे वन को बनी कहते हैं। अच्छा, छोटी सी है वो, बहुत बड़ी नहीं है। तो ये किया उन्होंने। आई एम अमेज्ड दैट ही डिड इट। और जो लैंड माफिया और जो लॉबी थी जो उसको हथियाना चाह रही थी, वो उनसे नाराज भी हुई। उनकी चीफ मिनिस्टरशिप पे ऊपर भी साया आया, मगर क्योंकि मोदी जी के वो बड़े स्ट्रॉन्ग दोस्त माने जाते हैं तो उनको हिला नहीं पाया कोई। बट ही सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन ऑफ हिज एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम दैट ही टुक दिस डिसीजन। आई विल थैंक हिम फॉर दिस गुड डिसीजन। बट वहाँ पर 30 एकड़ में उन्होंने पूरा कचरा डंप बना दिया है बंधवाड़ी गाँव में।
सारे शहर फरीदाबाद और गुड़गांव का हजार हजार टन कचरा रोज अपनी बाउंड्री से भी अब वो बाहर गुजर गया। आप उसको गूगल करेंगी तो आपको दिखाई देगा सड़क तक आ गया। इट इज स्टिंकिंग। और जब बारिश होती है इस कचड़े के ऊपर तो जो बारिश का पानी इस कचड़े के थ्रू जाता है उसको लीचिट कहते हैं। वो लीच करके पीछे जाके पहाड़ियों के गड्ढे में पूरा इकट्ठा हो जाता है। और जहां इन्होंने ये कचरा डंप बनाया बंधवाड़ी में, असल में वो क्वारीज थी, वहां से पत्थर काट काट के निकाले गए थे। तो वो धरती के सीने में एक जख्म था, उस जख्म में उन्होंने कचरा भर दिया। तो मैंने यही सारे ऑफिशियल्स को बहुत सारी चीजें दिखा दिखा के पूरी मैपिंग करके दिखाया कि ये गड्ढा नहीं था, ये क्वारीइंग का गड्ढा था। यहाँ धरती ऑलरेडी बेयर हो चुकी थी, एक्सपोज हो चुकी थी। आपके हाथ में अगर चोट होगी, आप उस चोट को तो साफ रखेंगे ना, कूड़ा तो नहीं डालेंगे उसमें, उस चोट को क्लीन रखेंगे ताकि उसके ऊपर खाल आपकी दोबारा उगाए। यहाँ पर तो आपको खास प्रोटेक्शन करना चाहिए था। जो और यहाँ लॉज पर हैं, लॉज भी यही कहते हैं कि क्वेरीज का जो माइनर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उसको वो रिप्लेनिश करें, उसको जी, भरें। जी। तो ये कानून कहता है इस देश का। हम कहते हैं चलो तुम भरो भी मत, तुम उनको छोड़ दो, गिव देम, थोड़ी देर क्वारी करके गिव देम बैक टू नेचर। मदर नेचर कुछ पेड़ पौधे वहां उगा के उसको फिर से बसा देगी। कूड़ा तो ना डालो उसमें। डोंट डम्प द सिटीज कचरा दे। सेग्रीगेशन का इतनी बार हमने ऑफिशियल से कहा, म्यूनिसिपैलिटी से भी मीटिंग की, यानी वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी भी मेरी दुश्मन हो गई, एक तरह से नाराज हो गई मुझसे कि मैडम आप तो बस यही कहती रहती हैं। डिप्टी कमिश्नर सब ऑफिशियल से डिस्कस किया कि मैंडेटरी करो कचरे की सेग्रीगेशन, ताकि जो अपना ऑर्गेनिक वेस्ट है वो हर सोसाइटी जो है उसको खाद में बना ले। और प्लास्टिक की पैकेजिंग को कम करवाओ। एक्चुअली एज अ सिटी वी कैन टेल कोलगेट, वी कैन टेल पेयर सोप कि आप अपने साबुन इतनी पैकेजिंग में मत भेजो हमें, अपने 10 रुपए भी बचा लो, हमारे भी कुछ पैसे बचवा दो। वी कैन टॉक टू मैन्युफैक्चरर्स। एक्चुअली इफ एट अ सिटी लेवल वी टेल पीपल कि आप बड़े बड़े कंटेनर्स में चीजें भेजिए हमारे शहर में, और हम लोग अपने छोटे छोटे डिब्बों में तेल भर के भी ले आएंगे, साबुन भर, जैसे पहले हुआ करता था। एट अ सिटी लेवल इफ द एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स इट कैन डू इट, एंड मेनी कंपनीज विल हेल्प यू एंड दे विल कंप्लाई, बिकॉज उनका भी बचत हो रही है, पैकेजिंग पे तो उनका भी खर्च हो रहा है। दे विल मेक थिंग्स 10 to 20% cheaper for you. You will not have to deal with so much packaging also. So reduction of packaging This is a very wonderful important. idea. ये we wanted to discuss all these ideas, मगर ऑफिशियल से भी, जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, शुरू में 30-35 साल पहले तो बहुत सुनते थे हमारी। उसके बाद हम जैसे सिटीजन्स उनको नासूर से लगने लगे कि वी आर टू टॉकेटिव, वी थिंक टू मच ऑफ आवरसेल्व्स, और हम बोलते भी कुछ ज़्यादा हक से ही थे। आई थिंक मैंने कईयों की ईगोज़ को भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, तड़ जाके बोल दिया। बट मैं तो अपने एक अच्छे दिल से बोल रही हूँ, मैं बुरे दिल से बिल्कुल नहीं बोल रही थी। अल्टीमेट झगड़ा मेरा म्यूनिसिपैलिटी से उसके मुद्दे पे हुआ कि गरीबों को तुम डिस्प्लेस कर रहे हो कोविड में, तो जो घर बने हुए पड़े हैं, 800 घर बने हुए आशियाना स्कीम में है, अलॉट कर दो ना इनको, पैसे भी लो इनसे। ये वैसे भी झुग्गी माफिया को कुछ ना कुछ पेमेंट करते ही हैं, ये तुमको इंस्टॉलमेंट देंगे, सरकार को इंस्टॉलमेंट देंगे। तो ये हम जब इस तरह की बातें करते हैं तो हम नासूर बन जाते हैं एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बिकॉज हम लोगों से भी नहीं कहते कि तुम धरना करो, प्रदर्शन करो, हम कहते हैं ये हक है, तुम्हारे घर हैं, तुम्हारा हक है, अप्लाई करो। हमने लोगों को अप्लाई करवाया उन घरों के लिए, तो शायद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हर कोई इन घरों के साथ करप्शन करना चाहता है, अपने चहीतों को देना चाहते हैं। तो ये गवर्नमेंट स्कीम के घर थे, आशियाना गवर्नमेंट स्कीम के घर थे। हमने कहा अलॉट कर दो, खासतौर से उन फैमिलीज को अलॉट कर दो जहाँ की हेड विमेन है, जहाँ हस्बैंड्स नहीं हैं या बाप नहीं है, जो सिंगल विमेन फैमिलीज है, कम से कम उन सबको तो अलॉट कर दो। तोड़ रहे हो तोड़ो। आई वॉज हैप्पी कि जंगल में से घर टूट रहे हैं, बिकॉज मैं तो चाहती हूँ कि जंगल बरकरार रहें। बट आप यहाँ से तोड़ेंगे, वो लोग थोड़े आगे जाके फिर घर बना लेंगे, एक और इलाके को बर्बाद करेंगे। तो लेट अस रीसेटल देम, दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, बट वो एक जमाना था जब ऑफिशियल्स हमारी बहुत सी बातें सुनते थे। उस तरह के ऑफिशियल्स भी तब उतना पैसा भी नहीं था। अब हर चीज में इतना पैसा इन्वॉल्व है कि कोई बात जो सिर्फ इसलिए कि सही है नहीं सुनी जा सकती। तो वो दौर भी बदल गया, और अरावली के इस बंधवाड़ी के बारे में हम कुछ नहीं कर पाया। मुझे लगता है ये 30 एकड़ में है, ये 100 एकड़ में भी जाएगी, और पूरा बदबूदार कचरा, लीचिट, पूरा पानी अंडर द टेबल। बंधवाड़ी के लोग कैंसर से मर रहे हैं। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाए, ना शहर के लोगों को कन्विंस कर पाए कि आप अपने कचरे को रिड्यूस कीजिए, रीयूज कीजिए, जो रिसाइकल कीजिए। ना हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझा पाए, बस ले जाओ और डंप करो, ले जाओ और डंप करो। दैट्स ऑल दैट्स हैपनिंग।
कुल मिला के जो मिलेनियम सिटी है हमारा और जिसकी इतनी सारी दुनिया में चर्चा है, उसने अपने लिए ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, इसमें किसी भी तरह की आधुनिकता नहीं अपनाई। नहीं। उसने सिर्फ़ कंज़्यूमरिज़्म, अंधा कंज़्यूमरिज़्म होने दिया। नहीं, कोशिश की। 300 करोड़ सैंक्शन हुए थे, एक इंसान को पूरा ठेका दिया गया था, एक इरफान फर्नीचर वाला साहब थे, 300 करोड़ का पूरा फैसिलिटी बनी थी जिसमें मशीनें लगी थीं जो कूड़े को अलग-अलग करने वाली थी और खाद बनाने वाली थी। उसमें या तो उन्होंने खुद आग लगा के इंश्योरेंस क्लेम कर ली या सचमुच उसमें आग लग गई और वो सब तहस-नहस हो गया, नहीं चल पाया, क्योंकि चल ही नहीं सकता। फिर ये लोग बिजली बनाने की कोशिश करते हैं कूड़े से। अब हिंदुस्तान के कूड़े में कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है बिजली बनाने की। हम लोग का कूड़ा पहले से ही चुन के जाता है कचरे डंप पे, जो भी उसमें काम की चीज होती है वो ऑलरेडी ले ली जाती है। ना तो मोटा गत्ता मिलेगा आपको उसमें, आपको वो गंदी गंदी चिंदी वाली प्लास्टिक की पन्नियां ही मिल पाएंगी जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, जिनको सेग्रीगेट भी नहीं कर सकते। जिनको आपको फट के इतनी वो हो चुकी हैं कि आपको उनको सेग्रीगेट करना भी मुसीबत हो जाएगा, वो मिला जुलाई कचरा हो जाता है। तो उसमें आप उसका ईंधन बनाने की कोशिश करेंगे, उसको जलाने की, उसमें कैलोरीफिक वैल्यू ही नहीं होगी। कूड़े से बिजली बनाने के लिए कुछ तो उसमें वैल्यू होनी चाहिए। यस। आपको पेपर नहीं मिलेगा उसमें, कोई भी ऐसे जलाने वाली ढंग की चीज मिलेगी ही नहीं आपको उसमें, तो आप बना ही नहीं सकते उसका। आप सिर्फ प्रिवेंट कर, इसका कोई क्योर नहीं है, इसका सिर्फ प्रिवेंशन एट द सोर्स है। एक बार सोर्स से कोई कूड़ा 10 दिन तक सड़ चुका है तो फिर आप उसको सेग्रीगेट भी नहीं कर सकते। दैट इज द प्रॉब्लम। वो सेग्रीगेट होगा तो घरों में ही होगा, या घरों से जिस दिन कलेक्ट हुआ है उसी दिन या अगले दिन आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। वो इस हाल में होगा कि आप उसको अलग कर पाएं, और उसमें से शीशा सब रिसाइकल हो जाएगा, मेटल तो सब रिसाइकल हो जाएगा, पन्नियां भी रिसाइकल हो सकती हैं अगर आपको एक ढंग की हालत में वो मिले, बट वो जब वो पड़ाव में सड़ रहा है, फिर वहां से उठ उठ के ट्रक्स में जा रहा है, जब तक वो 15 दिन बाद तक पहुंचता है, देयर इज नथिंग, कोई उसमें हाथ नहीं डाल सकता फिर उसके बाद। और वो धरती के अंदर समाया जा रहा है। ऊपर, अभी तो ऊपर है, उसका लीचिट धरती के अंदर पानी तक। पूरे बंधवाड़ी गांव के लोग कैंसर से सफर कर रहे हैं, गाय भैंस तक बीमार पड़ गई हैं, ये हाल हो गया है। दूध की क्वालिटी डिटीरियरेट, देयर इज चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल ऑल सफरिंग फ्रॉम कैंसर इन बंधवाड़ी एंड अराउंड, क्योंकि पूरा ग्राउंड वाटर तक कंटामिनेट हो चुका है। हम कुछ भी नहीं कर पाए। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से लेके हर जगह हम लोगों ने कोशिश की, ऑफिशियल से बातचीत करने की कोशिश की, हम नहीं सक्सीड कर पाए इसको। बिल्कुल ये बहुत बड़ा फेलियर रहा। तो मैं गुड़गांव से नाराज नहीं हूँ, मैं अपने आप से नाराज हूँ कि मैं गुड़गांव की इन चीज़ों को हम लोग मिलजुल के नहीं बचा पाए, डिटीरियरेशन से नहीं रोक पाए, जबकि बहुत आसान है। अगर कोई सेंसिटिव सरकार या कोई सेंसिटिव ऑफिसर आ जाए जो थोड़ी सी हिम्मत भी रखता, कई जो सेंसिटिव होते हैं वो बेचारे हिम्मत नहीं रखते, बहुत ही शरीफ से ऑफिसर्स होते हैं, जो बदमाश होते हैं वो अपनी बदमाशी में लगे रहते हैं। सो इट्स वेरी ट्रैजिक, इट्स वेरी सैड दैट दिस हैज हैपेंड टू गुड़गांव। एंड एयर पोल्यूशन भी इतना हुआ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, साइकिलिंग के लिए, साइकिलिंग लेन्स के लिए, वॉकिंग पाथ्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग ने बहुत लॉबी किया, बहुत रैली किया। और इसमें तो लोग भी दोषी हैं आजकल, हर कोई अपनी गाड़ी में ही बैठ के जाना चाहता है, पैदल तो 2 कदम कोई चलना नहीं चाहता, साइकिल कोई करना नहीं चाहता, और कर भी नहीं पाते। अब मैं पैदल चल के अर्बन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि अब आप साइकिल से या धीमी गति के किसी वाहन से नहीं चल सकते। आप फेफड़ा ही खत्म हो जाएगा। फेफड़ा खत्म हो जाएगा। जी। पैदल भी हम चलते हैं तो यूं नाक पे मुंह रख के मैं पैदल चल के आई, 6 बार तो मैं गिरने को हो गई थी, क्योंकि इधर गड्ढा है उधर गड्ढा है, सड़क क्रॉस कैसे करो, मेट्रो स्टेशन जाते जाते, मतलब कॉलोनी से मेट्रो स्टेशन तक के भी पाथ हम लोग ने ठीक से नहीं बनाए हैं। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है गुड़गांव का। और ये बात सही है कि जो आप जो बातें बता रही हैं, अब मैं सोच रही हूँ अगर इनमें से कुछ भी हुआ होता तो बहुत दूसरी तस्वीर बनती। बिल्कुल, हमने बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी की गुड़गांव में, मगर कुछ बुनियादी चीज़ों, और मुझे लगता है कि ये जो हमारा मेल सेंट्रिक हमारी ब्यूरोक्रेसी है, मर्द इन बातों को सोचते नहीं है। मर्द सोचते हैं मेरे बच्चे के पास 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट हो जाए जब वो 18 साल का हो, और वो उसकी तरफ चेष्टा, मगर मेरा बच्चा अच्छी खिचड़ी खा ले, अच्छा असली घी खा ले, ना जी, बच्चे को टॉफी खिला दो, चॉकलेट खिला दो, बच्चा पिज्जा मांग रहा है खिला दो। तो मर्दों की वो दे आर मैक्रो लेवल थिंकर्स एंड दे कैन ओनली थिंक ऑन वन लाइन कि बच्चे के पास इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, इतना तो गुड़गांव की प्रॉपर्टी इतनी हो जाए, ऐसी सड़क बन जाए, वैसी मेट्रो आ जाए। बड़ी बड़ी चीजें तो उन्होंने सोच ली, बहुत अच्छी तरह से सोची, क्वाइट वेल प्लान, मगर जो छोटी छोटी चीजें थी कि कचरा कहाँ से जाएगा, हमारा पानी कहाँ से आएगा, हमारी साफ हवा कहाँ से मिलेगी, जो बहुत बुनियादी चीजें हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते थे, उसके बारे में
हम फेल हो गए, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी, हमारे सिटीजन्स भी, हमारी सरकार भी, हम सब फेल हो गए। अब आप कहाँ हैं? अब हम लोग वेस्टर्न घाट्स में एक छोटा सा गांव है डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में, वहां पर साउथ है। इंडिया में? नहीं, महाराष्ट्र में आता है ये। वेस्टर्न घाट्स पूरे शुरू होते हैं, गुजरात से शुरू होते हैं और पूरे केरला तक जाते हैं, वायनाड तक। हम उसी के हिस्सा हैं जो वायनाड तक जाती है। हम वहाँ गए हैं एंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। वेस्टर्न घाट्स की तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इतनी किस्म के जानवर हैं वहाँ पर, इतने किस्म के फूल हैं, ऑर्किड्स तक उगते हैं वहाँ पर, बादाम उगता है वहाँ पर, काजू उगता है, अल्फांसो मैंगोज उगते हैं और जंगली इतने फल सब्जियाँ उगती हैं और तितलियाँ इतने विभिन्न प्रकार की हैं, वाइल्ड फ्लावर्स की पूरी मेडोज, ऊंची ऊंची घासें उगती हैं एंड पता भी नहीं कितनी जड़ी बूटियाँ हैं उसमें, कितनी दवाएं हैं उसमें। वी डोंट इवन नो what all is there at the moment and आदिवासी हैं वहाँ पर, कातकरीज हैं, ऑफ कोर्स मराठी लोग तो हैं ही हैं और आबो हवा 6 महीने तो बरसात होती है, जून से बारिश शुरू हो जाती है, रेनबोज इतनी बड़ी बड़ी, इंद्रधनुष, और सचमुच मैं बताती हूँ, सचमुच सोना मिलता है इंद्रधनुष के नीचे। कहते हैं ना, there's a pot of gold under the rainbow। हमारे यहाँ तो सोना ही सोना है, मतलब everything is सो ब्यूटिफुल कि सोने की चकाचौंध भी क्या आपको चकाचौंध करेगी, वहाँ की खूबसूरती इतनी अच्छी है। आप बयान कर रही हो, मुझे लग रहा है कोई सपनों की दुनिया है। हाँ, झरने बहते हैं इतने खूबसूरत और आसमान के इतने रंग होते हैं मॉनसून्स के दौरान, पर्पल, फिरोजी, पर्पल, ग्रीन, रेड, पता नहीं, मजेंटा, एंड क्लाउड्स की जो फॉर्मेशंस होती हैं, अमेजिंग। द मॉनसून इज जस्ट, लोग कहते हैं बड़ी खूबसूरत है बारिश, मैं कहती हूँ इतनी इंटेंस है, इतनी पैशनेट है, ऐसा लगता है कि जो आसमान को एक जुनून सा छाया हुआ है, इतने जुनूनी बारिश है बिल्कुल, बहुत ही भयानक भी है, मतलब भयानक खूबसूरत है मैं कहूँगी। सो यू कैन जस्ट सिट एंड वॉच द रेन, यू कैन जस्ट सिट एंड हियर द रेन आउट देयर एंड बहुत ही खूबसूरत है। कुदरत जब अपने पर आती है तो इंसान को उसके अपने छोटेपन का एहसास होता है। बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं। और जो वहाँ का लैंडस्केप है, लाल मिट्टी है और इतने खूबसूरत रॉक्स हैं और झरने बहते हैं, झरने के पॉन्ड्स बन जाते हैं छोटे छोटे, मछलियाँ भी उसमें कहीं से आ ही जाती हैं। आप किसी सोसाइटी में रहती हैं क्या? हाँ, एक बड़ी प्यारी सी सोसाइटी है, दो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने पार्टनर्स हैं, एक हिंदू हैं, एक मुसलमान हैं, एक मराठी हैं, एक मेरे ख्याल से कच्ची हैं। उन्होंने मिल के ये 10 एकड़ खरीदा था और डिप्टी कमिश्नर के पास जाके उसको नॉन एग्रीकल्चरल बना दिया था ताकि उसके पेपर वर्क बिल्कुल क्लीन हो जाए। वरना आप एग्रीकल्चरल ज़मीन खरीदे, कोई किसान आके कह दे ये तो मेरी थी, ये थी, तो बिल्कुल उसका टाइटल पेपर्स उन्होंने बिल्कुल क्लियर करा दिया था और 10 एकड़ में उन्होंने ये बनाया है। तो एक उनका अपना है, एक जो दूसरे पार्टनर है उनका अपना प्लॉट है, एक हमारा हो गया और 4 प्लॉट उसमें अभी बाकी हैं। और वो लोग देना भी ऐसे ही लोगों को चाहते हैं जो उसकी वाइल्डनेस को और रफनेस को अप्रिशिएट करें। वो लोग नहीं चाहते कि उसमें गार्डन बने, बगीचे बने, लोग आके घास लगाएं और घास में फिर वो पेस्टिसाइड्स डालें और खूब सारा पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप वो शहर टाइप का एक गार्डन वहाँ बना के उसको एक टिपिकल फार्म हाउस बनाना चाहोगे, वो सस्टेनेबल नहीं होगा वहाँ पर। सो दे वांट पीपल जो उस नेचर को अप्रिशिएट करें और बस छोटा सा अपना एक छोटी फुटप्रिंट का घर बनाएं। तो अभी तक हमने घर नहीं बनाया, हम अपने तंबू में और गजीबो में ही रह रहे हैं। हमें इतनी गिल्टी फीलिंग होती है कि हम कहाँ खोदें, क्या बनाएं, यहाँ खोदेंगे तो इस गिलहरी का घर टूट जाएगा, वो तितली कहाँ जाएगी, वो मेढक कहाँ जाएगा। How sweet. या बिकॉज इतनी एक एक झाड़ी में इतनी जिंदगी है वहां पर कि यू डोंट वांट टू डिसरप्ट एनीथिंग। जब आप नेचर के साथ, हम 1 साल से वहीं रह रहे हैं, हम इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि हमको बहुत बुरा लगता है अगर हम कुछ भी हिलाएं वहां पे, छेड़ दें अगर प्रकृति को छेड़ें। तो अब हम वही सोच रहे हैं कि सबसे लोएस्ट फुटप्रिंट का घर उसमें बनाया जाए विद द लीस्ट इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड। तो आर्किटेक्ट को हमने यही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सबसे लीस्ट जो मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड है हमको दो। और वहाँ की ज्योग्राफी में जो चीज़ें एलिमेंट्स अवेलेबल हैं आप उनको यूज़ कर जी बिल्कुल। वहीं पे एक जाम्बा करके पत्थर मिलता है, चीरा, माइनिंग तो उसकी भी होती है, मगर एटलीस्ट वो लोकल है। तो बहुत दूर से फैंसी मार्बल और ये सब हम कुछ नहीं मंगवा रहे। हम बहुत ज़्यादा गोबर मिट्टी का भी प्रयोग करने वाले हैं। जो फ्लोरिंग है
हम उसमें भी जो वहीं के कुछ नेचुरल टाइल्स हैं, क्ले की टाइल्स, छत हम क्ले की टाइल्स की बनाएंगे। और मैं पुरानी वाली खरीद रही हूँ। दुख की एक बात है कि गांव वालों ने अपनी खपरेल की छत हटाना शुरू कर दी है। उन्हें लगता है ये तो गरीबों की चीज होती है, और वो उठा उठा के फेंक के अपनी शीट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो पड़ी हुई थी वो मैंने 2-2 4-4 रुपए में ट्रैक्टरों में भर भर के खरीद के 1,500 अपनी इकट्ठा कर ली हैं। वो कुछ गंदी हैं, कुछ काली हैं, कुछ में फफूंदी हरी हरी लगी हुई। तो ब्रश से बैठ के हर रोज हमारी एक्सरसाइज होती है, रोज 150 काउलियों को हम लोग साफ करते हैं। वाकई वाकई हम लोग बैठ के साफ करते हैं, और उनको साफ करके जो गेरू वाला रंग होता है ना, जो गमलों में लगाया जाता था, वो घोल के एक डब्बे ड्रम में रखा है, उनको उसमें डुबो लेते हैं। तो हमारी मिली जुली काउली हैं, कोई प्रजापति का ब्रांड मार्क है, कोई गौ छाप है, कोई कौन सी है, कोई कौन सी है। कुछ एक दूसरे में फिट आती हैं अच्छे तरह से, कुछ की साइज में जरा सा फर्क होता है, तो उनको हम बैचेस में रख रहे हैं, हम उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं ताकि एक पूरी रो तो एक साइज की लगे, फिर एक या एक चीज हम एक साइज। तो दैट क्लीनिंग एंड सेग्रीगेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। करीब उसमें से 1500 में से 600-700 हम साफ कर चुके हैं, और वो लग चुकी हैं हमारे गजीबो में। तो आई मीन इट्स अमेजिंग। एंड जो पुरानी हम नई टाइल्स खरीदने के लिए गए वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मिट्टी की वो क्वालिटी नहीं रही है, उनको पकाने की वो हाई टेम्परेचर अब नहीं रहा है। तो जो पुरानी है वो सॉलिड है, उन्हें यूं करो तो टन टन की एक अच्छी मेटालिक सा साउंड आता है मिट्टी में से। और जो ये थी वो बिल्कुल बिस्कुट की तरह, कोना भी चिप हो जाता है इनका नई वालियों का बहुत जल्दी। तो हमने कहा नहीं भाई, हम पुरानी ही खरीदेंगे, साफ करेंगे और इन्हीं को रीयूज करेंगे, ताकि हमारा इम्पैक्ट भी कम हो और जो बची कुची चीजें हैं उनको हम यूज भी कर लें। तो इसी तरह से हम मिनिमल इम्पैक्ट का वहाँ पर बड़ी अच्छी लकड़ियाँ ले लेते हैं, वो जो अरहर के दाल की डंडियाँ होती हैं उसको वीव टुगेदर कर देते हैं और गोबर मिट्टी उसके ऊपर लीप देते हैं, तो कुछ दीवारें तो उसी की बन जाती हैं आपकी। हर साल उनको लीप लो, तो सीमेंट की भी ज़रूरत नहीं है कुछ दीवारों पे। सो ऐसी चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं कि इम्पैक्ट लो हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। कुछ हिस्सा उन पत्थरों का बनाएंगे जो जाम्बा कहलाता है, या लैटराइट कहते हैं उसको अंग्रेज़ी में। कुछ हम पुरानी ब्रिक्स भी जो रीयूज वाली हैं, कुछ लोगों ने अपने ब्रिक्स के घर तोड़ फोड़ के फेंकी, तो हम पुरानी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जितनी हम पुरानी चीज़ों को रीयूज कर लें उतना हमारा इम्पैक्ट भी कम होगा। सो ये कोशिश अब हमारी चल रही है। वी आर लर्निंग टू कंस्ट्रक्ट बाय रीयूजिंग ओल्ड थिंग्स। आमिना, हमने जब पॉडकास्ट शुरू किया तो पहला पॉडकास्ट ही इसी टॉपिक पर था। वो यहाँ के एक नौजवान साथी हैं जो पुरानी दिल्ली में रहते थे, और पुरानी दिल्ली की भीड़ भाड़, केओस और इन सारी परेशानियों से, ट्रैफिक और पानी और बिजली और फिर जो जगह की किल्लत है, वो चले गए कहीं कर्नाटका के किसी जंगल में, और वहाँ जा कर के वो बसे। और फिर जब उन्होंने हमें कॉन्ट्रास्ट बताया, हम बहुत अमेज्ड रहे और हमारे दर्शक भी। और ये लगता था कि क्या ये तो बिल्कुल फेरी टेल है। और जब वो कॉन्ट्रास्ट बताते तो लगता था कि हम कितना अपने आप को समेट चुके हैं शहरों में रहने वाले, हम खुल के जीना नहीं जानते। और जब वो बता रहे थे, अब आपको मैं सुन रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ आपने इतना बड़ा फैसला लिया। आप इस तरह का फैसला कौन लोग कर सकते हैं? बहुत अमीर होना चाहिए, या ज़िंदगी में जिम्मेदारियां कम होनी चाहिए? कौन लोग होंगे जो आपके जैसा फैसला कर पाएंगे? नहीं, सिर्फ हिम्मत होनी चाहिए और एडवेंचर की स्पिरिट होनी चाहिए और बहाव होना चाहिए जिंदगी में। हम लोग तो हर जगह, अब हमारा पूरा खानदान, हम सबके एंसेस्टर्स को देख लीजिए, कोई एक जगह ठुस के थोड़े ही रहते थे। और ये तो गुरु नानक की एक कहानी है, पता नहीं सच है कि झूठे। कहते गुरु नानक जी एक गांव में गए, बड़े बदतमीज, बदमाश, हरामखोर लोग वहां रहा करते थे, तो उन्होंने उनको दुआ दी कि बसे रहो। फिर वो एक और गांव में गए जहां पर बहुत ही अच्छे, बहुत ही शरीफ, बहुत ही प्यारे लोग थे, उनको उन्होंने दुआ दी कि उजड़ जाओ। ये क्या बात हुई? बोले कि भाई बदमाशों को वहीं कंटेन कर दिया जाए, वो बसे रहें, और जो शरीफ लोग हैं वो उजड़ के पूरी दुनिया में जाएं, ताकि वो शराफत को और अच्छाई को और मौज मस्ती को फैलाएं। Their tribe should increase. हाँ, तो मैं अब शरीफ तो अपने आप को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, हाँ, मगर एडवेंचरस हूँ, बदमाश हूँ, करेजियस हूँ, अच्छी तरह की बदमाश हूँ, मैं ये मानती हूँ। तो हम जैसे लोगों को तो जाना चाहिए और सब लोगों को निकलना चाहिए, क्योंकि हम सबके अंदर वो ये, हम सबके अंदर वो एडवेंचर है, हम सबके अंदर वो हिम्मत है। उस हिम्मत को हमको बचपन से डरा डरा के कुत्ता काट लेगा, भूत उठा के ले जाएगा, साधु बाबा उठा के ले जाएगा, ये तुम्हें वो कर देगा, वो तुम्हें ये कर देगा,
बच्चों को कंट्रोल में करने के लिए माँ बाप उनको इतना डरपोक बना देते हैं, और जो सही बात होती है उसके बारे में माँ बाप कभी वार्न नहीं करते कि ये सेक्सुअल प्रेडेटर है, तुम्हारे साथ सेक्सुअली तुमको प्रेडेट कर सकता है, वो कभी नहीं बताएंगे कि फलाने चाचा जी बहुत ऐसे हैं, उनसे वो कभी नहीं बताएंगे। बच्चा आके भी बताएगा तो उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, डराने का काम करते रहेंगे, हर अजनबी से डराने का काम करते रहेंगे। एक हिंदुस्तानी पेरेंट्स, बिल्कुल मुझे लगता है पेरेंटिंग आती ही नहीं हम लोगों को। बच्चों का भुर्ता बना के हम लोग निकालते हैं, हिलते डुलते डरपोक, यू नो। तो ये डर दिल से निकालें। पूरा देश अपना है, पूरी दुनिया अपनी है, सब अपने भाई बहन हैं, सब अपने रिश्तेदार हैं, हम सबका जेनेटिक रिश्ता है एक दूसरे के साथ, कॉमन सेम जीन पूल। एंड जाइए जहां दिल चाहता है जाइए, रोटी रोजी हर जगह मिल जाएगी। आपकी रोजी रोटी वहाँ कैसे चलती है? हम तो अब रिटायर हो गए, हमने तो अपनी रोटी रोजी कमा ली थी, और हमने हमेशा से प्लान किया था कि जब निकलेंगे तो अगर हम यहाँ अरावली को प्रोटेक्ट कर पाते, ये सारे सिस्टम्स हम सेटअप कर पाते, तो हम गुड़गांव कभी ना छोड़ते। हमारा गुड़गांव भी पूरी तरह से स्वर्ग होता, अभी आधी तरह से स्वर्ग है, तो हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने मिशन में फेल हुए, तो एक तरह से हम फेल होकर अब एक नए इलाके में जा रहे हैं और कोशिश करेंगे दोबारा से कि जो गलतियां यहाँ की हैं वो हम वहाँ ना करें, वहाँ पर हम कुछ बेहतर सिस्टम सेटअप कर पाएं, यू नो, वहाँ की ऑफिसर्स के साथ मिल के काम कर पाएं, वहाँ की एनजीओज के साथ, वहाँ के गांव वालों के साथ, लोगों के साथ मिलजुल के जो हमारे आइडियाज़ थे। शायद गुड़गांव को हमने बड़ी लेट स्टेज में पकड़ा, या हम एक्सपीरियंस्ड इनफ नहीं थे, हमें भी नहीं पता था कचरे का क्या डेंजर है। हमने प्लास्टिक अपने बचपन में तो देखा ही नहीं था ना, वी डिडंट नो व्हाट प्लास्टिक कैन बिकम। पहले से मालूम होता तो जब इतना बड़ा पहाड़ बनने से पहले ही हम लोग कुछ कर पाते, यू नो। सो नाउ वी आर लिटिल मोर एक्सपीरियंस्ड, मे बी वी कैन मेक अ पॉजिटिव, अपने आप को उजाड़ के कहीं और। एंड आई डोंट कॉल इट उजड़ना, आई कॉल इट घूमना फिरना, यू नो। मुझे हिंदी के मेरे चैप्टर बुक में एक चैप्टर था घुमक्कड़ी, उसका नाम Yes. था, और घुमक्कड़ों के सारे, किसका था, शायद माखनलाल चतुर्वेदी जी का लिखा हुआ था, राहुल सागर ताहन का था, किसका था? किसका था, हाँ। घुमक्कड़ी के क्या। तो वो घुमक्कड़ चैप्टर ने भी मुझको बहुत इंस्पायर किया था कि घुमक्कड़ बनो, घूमो फिरो, travel as much as you can, unsettle yourself, keep going to new places, and you will be refreshed every time that you go, and share whatever you have learned in one place with the other place that you're going वहाँ to. बैठ के जब यहाँ के पोल्यूशन की, आपको AQI की खबरें मिलती हैं, तो आपको लगता होगा कि कितनी ब्लेस्ड हैं आपकी, वहाँ से निकल के दिल्ली, NCR, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन सब नहीं, जगहों। बहुत अपने आप को तो खैर ब्लेस्ड मैं मानती हूँ कि हम निकल के बाद बहुत गम होता है, बहुत दुख होता है। एंड ये हिंदुस्तान का हाल नहीं है, अमेरिका में 7,000 कचरा डंप्स हैं जो टॉक्सिक वेस्ट बन चुके हैं। उन्होंने भी क्रीक्स में, वाटर बॉडीज में, यू नो, जो गड्ढे थे, चाहे वो तालाब का गड्ढा हो या क्रीक, उन्होंने भी अपनी डंप, 7,000 कचरा डंप्स आर रॉटिंग इन अमेरिका, कॉजिंग कैंसर एवरीवेयर, Yes. polluting the water. So neither has America been able to tackle it. Australia has not been able to tackle it. चाइना का बुरा हाल है। No country in the world, the first world, क्या करती है, वो अपना कचरा गरीब देशों में भेज देती है, मगर अपना सारा कचरा भी वो लोग कहाँ भेज पाते हैं। जो पेरिशेबल्स हैं वो कहाँ भेजेंगे? हाँ, मतलब इतनी तादाद में कचरा है कि उनके यहाँ भी कुछ ना, मगर अलग अलग करके भाई अपने किचन में अगर हम आटा, तेल, घी, दाल, चाय पत्ती, सब कुछ, दूध, सबको एक बोल में मिक्स कर दें तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो कचरा तो आप सोचिए कितना खराब हो जाएगा अगर उसे मिक्स कर दिया जाए। एक बुनियादी बात, और ये हमारा फेलियर है कि हम, जैसे हम लिबरलिज्म नहीं समझा पाए लोगों को कि भाई लिबरलिज्म कितना जरूरी है टू बी अ लिबरल ह्यूमन बीइंग। हम अपनी बात पहुंचानी है, हम अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के एक विस्की का कश लगा के और अपने आप से बात करते रहे एको चेम्बर में। जनमानस को जाकर हमने जत्थे निकाल कर तो नहीं समझाया ना कि लिबरल होना क्या होता है। जबकि जो हमारी आरएसएस है उसने इतनी मेहनत की, 100 बरस तक मेहनत की अपनी आइडियोलॉजी को, हम अग्री करें ना करें उससे, उन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी आइडियोलॉजी को फैलाया। हम लोग ने कोई मेहनत नहीं की। तो मेहनत नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। गुड़गांव में भी हमारा वही फेलियर है, हमने उतनी मेहनत नहीं की जैसे हम लिबरल्स लेजी होते हैं, एल फॉर लेजी, एल फॉर लिबरल। हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितने और लोग कर पाते हैं। कुछ है हमारे खून में, कोई बुराई है। आइडियोलॉजी ड्रिवन लोग ज्यादा, मेरे ख्याल से वो अपनी आइडियोलॉजी को लेके ज्यादा तो मजबूत हम भी हमारी भी तो एक लिबरल आइडियोलॉजी है। हम हाँ। क्यों नहीं उसको लेकर अपनी बातें कर पाते? True. हम क्यों नहीं उतने वोसिफरसली और उतनी मेहनत कर पाते? ये हमारी बदमाशी है, ये हमारा फेलियर है।
जो भी मतलब आई ऑलवेज फील, जब मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा था, बहुत अच्छे इंसान अरुण कपूर साहब थे, उन्होंने कहा कि अगर बच्चा सक्सीड कर रहा है तो वो बच्चे की सक्सेस है, और अगर बच्चा फेल कर रहा है तो वो आपका फेलियर है. एंड दिस इज ट्रू. इफ the administration is succeeding and Gurgaon is a good place, that is the people and the officers. And if it is failing, then it's my fault. अगर हम हर चीज को इस तरह से देखेंगे तो हम और उठ के काम करेंगे कि whatever is wrong is my fault, whatever is right, the credit goes to someone else. Then only can we with a passion do. अब हम liberal lobby, everything is everybody else's fault and we are absolutely faultless. वी आर गुड एट क्रिटिकिंग. We are absolutely perfect. हम तो भैया संत महान हैं. Everybody else is in the wrong. तो इसका खामियाजा सब हर पूरी पॉपुलेशन को देना पड़ेगा. पर्यावरण को भी इसका खामियाजा देना पड़ेगा, बिकॉज हमारे ही एजेंडा में तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन था, औरतों का प्रोटेक्शन, बच्चों का प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन. ये हमारा लिबरल एजेंडा ही तो था. एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं था ना हमारा एजेंडा किसी चीज का भी. तो हर चीज को नुकसान हुआ है हमारी लेजीनेस की वजह से. एंड आई डोंट नो हाउ वी विल काउंटर एक्ट इट. अभी भी कुछ भी नहीं, वी हैव कोई लॉस नहीं हुआ है. वी कैन स्टिल राइज, वी कैन स्टिल शाइन, वी कैन स्टिल गेट अप. आई थिंक वी कैन. बिल्कुल. सिर्फ कुछ महीनों के लॉकडाउन के दौर में ही हमारी नदियां अपने आप को रिवाइव कर रही थी और साफ पानी आ गया था और सब कुछ हुआ था. थोड़े दिन के लिए हमारी कारकर्दगी रुकी थी. कितना नीला आसमान दिखने लगा था, सितारे दिखने लगे थे दिल्ली शहर के अंदर भी. तो बेशक ये जो प्रोसेस है, ये कुदरत अपना काम करती है अपने को दोबारा रिफर्बिश करने का, लेकिन हम उसको उस स्पीड से तबाह करते हैं कि वो कर नहीं पाते. और इसी तरह हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी कुदरत का बना है. अगर हम अपने शरीर को अब्यूज करना छोड़ देते हैं तो विद इन 6 वीक्स एक तरह से हमारा पूरा नया शरीर तैयार हो जाता है. राइट. सारी अब्यूज को वो 90% अब्यूज को वो निकालने की शक्ति रखता है. लिवर हमारा डिटॉक्सिफाई कर सकता है, किडनी हमको क्लीन कर सकता है, लिवर, किडनी, एवरीथिंग गेट्स रीजनरेट. अगर हम कुछ 1000 रुपए खर्च करके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए किसी आश्रम में जाएंगे, उसके बाद आके अपनी वही हरकतें दोबारा करने लगेंगे तो फिर. राइट. तो हर चीज का उपाय है. इट्स ऑल देयर एंड इट्स एक्चुअली सो इजी कि शायद हम उसको मिस कर देते हैं. we look for the, as I said, more complicated thing कि हमारा ये कैसा होगा और हमारा वो कैसा होगा, मगर हमारा स्ट्रीट कैसी होगी, हमारा साइड वॉक कैसा होगा, हमारा कचरा कहाँ जाएगा, वो छोटी चीजों पे हम मिस कर देते हैं. ये हम सब की गलती है. The real important things we somehow miss out. अमीना, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे रंग हैं. एक काम किया, शानदार किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया. अभी बातों बातों में पता चला आपने टीचिंग भी की है. जी. आपका इतने तरह के तजुर्बे करने के बाद यंग जनरेशन के लिए मैसेज क्या है? देखो, मेरी तो आत्मा विचलित है, बिकॉज आई एम वेरी मैं बहुत ही नदीदी हूँ, बहुत ही ग्रीडी हूँ, बहुत ही लालची हूँ. मुझको बूफे होता है तो मुझको सब कुछ खाना होता है. उस बूफे में जिंदगी भी एक बूफे है. मेरा दिल चाहता है मैं सब कुछ करूँ. और मैं सबसे कहूंगी कि पूरी जिंदगी के सारे रंगों को, रसों को चखो, इंजॉय करो. तुम्हें क्या पता तुम्हें क्या अच्छा लगेगा. हर चीज को चखो और एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा प्यार की भावना रखो, बहुत ज्यादा माफ करो एक दूसरे को. समझो, अब हमारी एक दोस्त थी, वो हमारे फोन का जवाब ही नहीं देती थी. 10 साल हो गए, मगर आई वुड रेगुलरली स्टे इन टच विथ हर. मैं जाती थी तो वो कहती थी आई एम वेरी बिजी, आई कांट मीट यू. बाद में मुझे पता चला शी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिप्रेशन, शी इज ऑन मेडिकेशन, शी वाज नॉट वेल. बाकी सब लोग कहते थे वो तो ऐसी है, शो ऑफ करती है, ये हो गई. बट आई एम ग्लैड आई केप्ट अप विथ हर. अब हमारी दोस्त है मधु किश्वर, हमारी गुरु हैं. अब वो मुझसे बहुत नाराज हो जाती हैं कई बार, मगर मैं हमेशा उनका हाल चाल पूछती हूँ, बिकॉज उन्होंने हमको बहुत कुछ फेमिनिज्म के बारे में सिखाया था, लिबरलिज्म, मॉडर्निज्म के बारे में बहुत कुछ सिखाया. मैं कभी नहीं भूल सकती उसको. वो जो भी हो, जैसी भी हो, उनकी जो भी आज की विचारधारा हो, मैं उससे अग्री करूं या डिसएग्री करूं, वो मुझे डांटे भी, मुझे कहती मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, तुम ऐसी हो गई हो. तो मैं कहती आप जो कहें कह लें, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरा रिश्ता है आपसे, वो आपके ख्यालात बदलने से मेरा रिश्ता आपसे नहीं बदलने वाला. ख्यालात आते जाते हैं, रिश्तों को ख्यालात की वजह से आना जाना नहीं चाहिए. सो यही हमको आजकल के इस पोलराइज्ड दौर में हमको ये सोचना होगा और समझना होगा कि ख्यालात तो लोगों के दिमाग में डाल भी दिए जाते हैं, आ भी जाते हैं, और हमें नहीं पता कि हमारे ख्यालात सही हैं या किसी दूसरे के गलत हैं. तो we don't know what is the truth. Only time will tell what is correct, what is wrong.
So do not hate somebody for what they're thinking, what they're believing. Be patient. Give everybody love. Stay connected to everybody. Because अगर हम connected रहेंगे तो नफरत के जो ये दीवारें हैं ये अपने आप टूट जाएंगी. We will not be able to hate each other if we are connected to each other. ट्रू. बहुत से लोग जो बहुत सख्त नज़र आते हैं लेकिन जब उनसे कोई रिश्ता बन जाता है तो बिल्कुल ह्यूमन हो जाते हैं, बिल्कुल आम आदमी लगने लगते हैं, बिल्कुल इंसान दिखने लगते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. एक मर्डरर भी हमारे तो खाला के जो ससुर थे वो जेलर थे और जेल में उन्होंने मर्डरर्स का इतने इतने लोगों को उन्होंने सेकंड चांसेस दी, जेल में उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी जिंदगियां बनाई. जब वो छूट के गए वो क्राइम की ओर वापस नहीं गए. तो जो एक मर्डरर होता है और जो भी होता है हर कोई सुधर सकता है, हर कोई इम्प्रूव हो सकता है. अगर इन्हीं लोगों को मारा जाता, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता, इनको क्राइम की ओर ले दिया जाता, वो जेलर ना होते. मैंने एक को इंटरव्यू किया तो मैंने पूछा कि अगर हफीज साहब आपके जेलर ना होते तो बोले मैम मैं आज क्रिमिनल होता, फुल फ्लेजेड क्रिमिनल होता. ही वॉज अ मर्डरर एंड ही सेड बट ही टॉट मी, ही एजुकेटेड मी. टुडे आई एम वर्किंग, आई एम एन इंजीनियर. उन्होंने जेल में मुझे पढ़ाया लिखाया. He was the one man who made that big difference in my life, you know. Because of his presence, I am who I am today. और क्यों मैं अपनी कहानी सुनाई, वो हमारा एयर कंडीशन ठीक करने आए थे हमारे अम्मा अब्बू के घर में और हमारे खाला खालू की फोटो वहां लगी थी. बोले अरे ये तो मेरे भाई, भैया, उनको भैया कहते थे, ये तो मेरे भैया की फोटो लगी हुई है. तो मैंने कहा ये तो हमारे मौसा जी हैं. तो एकदम से वो आदमी रो पड़ा, एक अडल्ट आदमी. आई वाज इन स्कूल, ही स्टार्टेड क्राइंग. आई सेड क्यों? वो तो इनके पिताजी के तो बहुत उपकार हैं हमारे पर. पूरी कहानी उसने मुझे थर थर सुना दी. सो अमेजिंग. एनीबॉडी इंसान से इंसान बन के मिला जाए तो उसका इंसान भी अपनी पूरी शिद्दत के साथ बाहर आता है. जो एक मर्डरर है आप उसको भी निकाल के ला सकते हैं. वो इंसान बन के और जिंदगी में रीइंटीग्रेट हो सकता है. बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग ठीक नहीं कर सकते. बहुत से ऐसे फिनोमेना हैं, उसमें कैपिटलिज्म भी है, उसमें कंज्यूमरिज्म भी है, उसमें ख़ास तरह की मार्केट इकोनॉमी भी है, सब कुछ है. लेकिन हमारा अपना जो एक इंटरवेंशन हो सकता है वो ह्यूमन इंटरवेंशन, वो इंसानियत से भरा हुआ, उससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मिला आपसे बात करके. हम लोग टच में रहते हैं, वैसे तो बात होती रहती है, लेकिन आज जब आपने इतना कुछ खोल के बताया बहुत अच्छा लगा और बहुत सीखने को मिला. मे योर ट्राइब इंक्रीज. आप जैसे लोग हिम्मत वाले और खुश दिल लोग और हों हमारे समाज में. हम सब लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिलें जुलें, एक दूसरे को समझें. बिल्कुल बहुत शुक्रिया. बिल्कुल बिल्कुल. और मुझे मैंने बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर और आपकी इस किंतु परंतु मगर लेकिन बट बहुत आगे पहुंचे. शुक्रिया शुक्रिया. हमारी कोशिश यही है कि हम गहरी बातचीत करें, समझ पैदा करने वाली बातचीत करें, जो प्रोसेसेस हैं, जो फिनोमेनाज हैं, उनको समझें कि चीज़ें कैसे बनती हैं, शेप लेती हैं. तो नहीं, और गपशप के बिना कोई जिंदगी नहीं है. जी, जो गप्पे हाँकने में ही जिंदगी बनती है. आजकल के लोग कहते हैं आई डोंट हैव द टाइम, आई डोंट हैव द टाइम. ये मुझे समझ, और फिर फोन पे चिपके रहेंगे. राइट. बट इंसान से बात करने की और गपशप के आई डोंट हैव द टाइम, ये मुझे समझ में नहीं आता. और मैं एडवांस में कह रही हूँ, शाहरुख खान के फैंस बुरा ना माने, उनका पर्सनल रिलेशनशिप था उनकी वालदा के साथ. वो उस बेतकल्लुफी से बात करते थे. जी जी. वो तो उनकी अम्मा जो हैं, मेरा बेटा भी उसी वक्त पैदा हुआ था जैसे मैंने कहा, वो 3 दिन का था जब मैं शूटिंग में गई हूँ. तो एक माँ ने एक दूसरी माँ से बात करके अपने बेटे के लिए बात की थी. तो मैं तो उनकी अम्मा की दोस्त हूँ एक तरह से. ओके. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. बाय. लुक फॉरवर्ड टू बीइंग हियर अगेन ऑन योर शो. खूब दिल खोल के हम लोगों ने बातें की. हाँ, बातें करो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जाती हैं. हाँ, और आपकी ज़िंदगी में तो बहुत सारे फेजेस हैं. हाँ, बहुत. अभी गुड़गांव की भी इतनी कहानियां. एक बार तो हम घोड़े उठा के ले आए थे गुड़गांव में, बेचारे मरते हुए घोड़े. हमारी बिटिया रोई तो हम टेम्पो में रख के घोड़े ले आए. फिर पूरा एक राइडिंग क्लब खोला वहां पे, एक लड़के को बुला के. बहुत मजा किया गुड़गांव में हम लोगों ने. घोड़े ले आए. हाँ, वो रेस कोर्स में अमीर लोग अपने घोड़ों को मरने के लिए छोड़ देते हैं. स्टेरॉइड्स खिला खिला के उनको दौड़ाते हैं और फिर छोड़ देते हैं. अच्छा. तो हमारी बेटी की जो वसंत वैली स्कूल था वो बच्चों को लेके गया पोलो दिखाने के लिए. हमारी बेटी पोलो वोलो तो देखनी नहीं थी, उन्हें हॉर्सेस दिख गए वहां पर जिनको जख्म थे, जो बीमार थे. 6 घोड़े वहां पे साइड में खड़े हुए थे. वो रोने लगी, मम्मा हॉर्सेस आर डाइंग. छोटी सी थी, मम्मा हॉर्सेस आर डाइंग. और वो रोए ज़ारो कतार. तो मम्मा भी दीवानी, बेटी भी दीवानी. हमने बुलाई टेम्पो, हॉर्सेस को हम ले गए. कि हमने पूछा किसके घोड़े हैं? बोले बस यहाँ छोड़ दिए जाते हैं. खाना नहीं, हड्डियां हो रहे थे बेचारे. अच्छा. हाँ, क्योंकि स्टेरॉइड जब वो बेचारे रेस वेस लूज कर जाते हैं और जब उनकी वो खत्म हो जाती है तो पटक देते हैं उन्हें अमीर अमीर लोग. अच्छा.
तो वो ये भी आए एक कहानी है। जी, तो फिर उनको हम लाए, हमारे घर के आगे खाली डीएलएफ का प्लॉट था, हमने परमिशन ली। जनरल साहब जो हम एस्टेट मैनेजर होते थे कि सर बोला रख लो, ही ऑल्सो लव्ड हॉर्सेस, घोड़ों को हमने रखा। फिर एक लड़के को कांटेक्ट किया, प्रिंटन नाम था उसका, ही वॉज अ राइडर। तो आईएएस के इम्तिहान दे के फेल हो चुका था 3 बार बेचारा, तीसरी बार इंटरव्यू में फेल हो जाता था, एग्जाम में पास हो जाता था। तो उसने, हमने कहा प्रिंटन तू राइडिंग अच्छी करता है आजा, तो उसने छोटा सा राइडिंग क्लब खोला। उसने 100 रुपये 500 रुपये की वो उस ज़माने में मैनी ईयर्स अगो की बात है, 30 ईयर्स अगो की तो बात है ही। घोड़े बेचारे मरने की हालत में थे, फिर हम उनको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती थी, ज़ख़म थे। फिर हमने कहा भैया एंटीबायोटिक तो घोड़े की पूरी तबीयत ख़राब कर देती है। अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को हम लेके आए, होम्योपैथी दे दे के हमारा डॉन और अल अजीज़ तो मर गए। उनकी कब्र, मुझे पता ही नहीं था कि घोड़े की इतनी बड़ी कब्र खोदनी पड़ती, इतनी सख्त मिट्टी में इतनी बड़ी सी कब्र हमने खोदी। फिर 4 हमारी, ब्लॉसम, सलमान, सुल्तान, ब्लॉसम वाज अ गर्ल, सलमान, सुल्तान और तीसरा कौन था, अर्नी, ये बच्चे, ब्लॉसम, सलमान, सुल्तान, अर्नी, ये तीनों बच्चे। ब्लॉसम वाज अ जंपर, हम जो भी लगाते थे लकड़ी वक्ड़ी कूद के भाग जाती थी पूरे पड़ोस में, शी वाज अ जंपिंग गर्ल। तो इनसे फिर वो धीरे धीरे इनको ठीक किया, इनकी अच्छा सा क्लब बना, बच्चे बहुत सारे आए। फिर वो लड़का आज 4-5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अपनी उसने जगह कर ली। एंड बैंगलोर, अब वो घोड़ों का ही काम करते घोड़ों हैं। का ही काम करता है। और अब वो जबरदस्त। इन घोड़ों को इस हालत में आने से पहले खरीद के ले आता है, कह देता है वहां पर कि भाई तुम्हारे थारोब्रेड हॉर्सेज हैं, अब तुम्हारे पोलो वोलो के काम के नहीं है। वो 10-20-30 हज़ार दे के उन्हें खरीद लेता है, तो उनकी ये हालत ही नहीं होने देता है वो। तो 100 से ऊपर घोड़े, 100-150 से ज्यादा घोड़े, वीरेंद्र सहवाग की एकेडमी में भी उसके घोड़े हैं। अच्छा, तो ये घोड़े रेस्क्यू हो गए। इसकी मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी, हॉर्स पावर नाम देके। दिस शुड बी मेड इनटू अ फिल्म एक्चुअली। क्या क्या हो रहा है दुनिया में। हाँ, इट्स अ ट्रू लाइफ स्टोरी एंड अमेजिंग। क्या क्या करके हमने उन घोड़ों को रखा और बहुत बहुत मज़ा आया था। बहुत बहुत रोए हम जब डॉन और अल अजीज़ मरे। ऐसे हम, बेटी भी रो रही है, माँ भी रो रही है, सिसक बहुत ही मर गया। मेरे को बेटा कोई बात नहीं, वो अल्लाह मियाँ के पास चला गया, भगवान के पास चला गया। मगर 4 तो हैं। एंड सचमुच प्रिंटन ने, कुछ भी नहीं था, उस पैसे भी उसमें कुछ नहीं थे शुरू में, तो क्या पता था। बट ही से चलो मैम, अब मेरा आईएएस तो ख़त्म हो गया, आई कांट गिव एनी ईयर, तो मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। No, Gurgaon is full of, I'm telling you, Gurgaon is full of amazing. It's not me. This is the magic of Gurgaon. This is the magic of Gurgaon, that things sort of at that time, at that space. And this is why Gurgaon became what it became, because of all these. There must be hundreds of stories like this in Gurgaon. कितनों को उसने शरण दी, कितनों को उसने घर दिया, कितनों की जिंदगियां बनाई. You know, that is the magic of Gurgaon. True magic of Gurgaon. थैंक यू सो मच। हम लोग एक बाय तो कर ही चुके हैं, लेकिन हम दोबारा, क्योंकि ये सेगमेंट बड़ा दिलचस्प है, घोड़े वाला, हाँ। है ना। तो बस बताइए कितने रंग हैं आपकी जिंदगी में। जिंदगी अगर जिंदा दिली से जी जाए तो क्या क्या होता है। जिंदगी में रंग हैं, सिर्फ वो डर जो हम में डाला जाता है वो हमको रंगों से महरूम कर देता है। तो ये आपके हाथ में है। गब्बर सिंह ने कहा था, मेरी ना सुने तो गब्बर सिंह की सुनने, जो डर गया समझो मर गया। बिल्कुल, डरना नहीं है, मरना नहीं है। और ये ज़िंदगी और ये देश बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं। अपनी चीज़ें, अपनी पसंद की चीज़ें चुन लीजिए, इलाका चुन लीजिए और आराम से वहाँ जा कर के अपना काम अपनी तरह से करिए। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच।